एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज का वीडियो बहुत खास होगा, साथ ही साथ थोड़ा फास्ट होगा। प्लीज़ अटेंशन, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा। हम लोग आज यूनिट 2 माइक्रोबायोलॉजी का, जो कि बहुत ही बड़ा यूनिट है और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, थोड़ा वास्ट भी है। इसे हम लोग वन शॉट में देखेंगे। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, हम लोग इसे डिवाइडेड फॉर्म में देख चुके हैं। मैं जितना हो सके मतलब डेमो करके फिर अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम लोग रिवीजन के थ्रू देखेंगे कुछ टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर सब हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना इलेबरेटिव मेथड नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। अब ये चैप्टर बड़ा है, वास्ट है, और सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी में यही चैप्टर जो है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप PDF में देख सकते हो। इन सबका आपको नोट, जैसे कि जितने भी आए टॉपिक है सबका नोट सबको मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी रहता है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसे पढ़ सको। और साथ ही साथ उसमें 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें उसका आंसर भी आपको मिलेगा। जब से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का उसमें रहेगा। आप चाहे तो उसके लिए थोड़ा पे करना पड़ता है। आप उसे परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप सीधा PDF के पास पहुँच जाओगे। पे करने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में तुरंत आपको मिल जाएगा। वहाँ से ही आप PDF के थ्रू देख सकते हो कि किस तरह से ये कितना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक देखते हैं। जितना टॉपिक है हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब ये दो टॉपिक आपको मिलता जुलता लगेगा, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल टाइप। यहाँ सबसे पहले मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले जैसे हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर देखे थे इस चैप्टर में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में मैं यूनिट 1 में आपको क्या बताई हूँ आप देख सकते हो। वीडियो अलग प्लेलिस्ट है, सब वीडियो अपलोडेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो यहाँ हम लोग देखे थे कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का स्टडी करना है। अब माइक्रोब्स का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में माइक्रोब्स का हर एक चीज़, उसका स्ट्रक्चर हो गया, वो कैसे ग्रोथ करता है, सारी चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इसमें इस चैप्टर में आपको डिस्कस क्या करना है, जितने भी माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। अगर मैं बताऊं, मॉर्फोलॉजी का अंदर हमें देखना होता है साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो ये दो टॉपिक को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। अब बताऊंगी ये 10 मार्क्स के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है उसमें आया भी था, तो कैसे लिखना है, कौन सा टॉपिक में क्या लिखना है। स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स एक ही हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो कार्ल वुज थे, वो 1978 में डेवलप किए थे एक क्लासिफिकेशन। वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए था। हम लोग भी इसी क्लासिफिकेशन में आए थे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ये जो कार्ल वुज थे, इन्हीं के क्लासिफिकेशन में आया था। ये क्लासिफिकेशन कैसा था, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी DNA, ये सब चीज़ों को देखा गया था। जैसे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप आप जानते होंगे ना। तो पहले जो एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस आप याद करो, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि बाहरी स्ट्रक्चर को देख के जो एक जैसा दिख रहे हैं, उसको एक जगत के अंदर डाल दिया गया था, एक किंगडम के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन जब बाद में एक अच्छा क्लासिफिकेशन आया जो कि कार्ल वुज दिए थे, तो उन्होंने किंगडम को हटा के, उसमें हुआ क्या था कि बेसिकली देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन था, प्रोटिस्ट था, और फंजाई था, और प्लांट था, और एनिमल था, और ये 4 हो गए, और एक बैक्टीरिया का था। तो इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया में ही इतने, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर थे, बैक्टीरिया में इतने बैक्टीरिया थे कि उनको मतलब एक जगत में रहते हुए उनके अंदर मतलब एक जैसी चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो फिर उन्हें इस 3 डोमेन लाया गया, जो कि 5 किंगडम से ऊंचा क्लासिफिकेशन है। और जब डोमेन लाया गया, तब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जो बैक्टीरिया एक किंगडम था उसको 2 में कर दिया गया। एक में बैक्टीरिया रखा, एक में आर्किया। जो आर्की है उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया है, इसे एंशिएंट बैक्टीरिया बोले जाने लगा। जो कि पहले बैक्टीरिया में था, अब आर्किया में आ गया। और यूकैरियोटिक जो कि बैक्टीरिया में आया, बेसिकली वो ट्रू बैक्टीरिया, कि हाँ रियली में ये बैक्टीरिया कहलाने के अधिकार है। ये टॉपिक तो आप समझ पाए कि डोमेन में
3 डोमेन है जो कि कार्ल लुईस दिए थे, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। बेसिकली बैक्टीरिया और आर्किया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रू बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, इसी को प्रोकैरियोटिक में रखा गया। प्रोकैरियोटिक का नॉर्मल स्ट्रक्चर आप एनाटॉमी से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप पार्ट 1 देख लेना, वहाँ मैं समझा चुकी क्या डिफरेंस है। आता है माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी में भी आता है, आप PDF में खुद देख सकते हो जो व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी। सो वो एक 2 हो गया, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, जिसमें प्रोटिस्ट जो प्रोटोजोआ है, फंजाई है, प्लांट एनिमल, उसको यूकैरिया में रख दिया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। जो वो क्लासिफिकेशन था पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ माइक्रोब्स को कैसे बांटा गया। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने माइक्रोब्स होते हैं। इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन क्या है, तो एक है बैक्टीरिया जो कि इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में, आप वायरस पढ़ोगे, फंजाई सबको पढ़ोगे, लेकिन इसका ये हीरो है। सो बैक्टीरिया के बारे में आपको बहुत डिटेल जानना होगा, उसका ग्रोथ, फैक्ट, सब चीज़ इसका जानना होगा। इसके बाद हम लोग वायरस को देखेंगे, फंजाई को देखेंगे, प्रोटोजोआ को देखेंगे। एक एल्गी और आर्की बैक्टीरिया भी आता है, रेड और जो ग्रीन, ये सब एल्गी के बारे में जानते हो। ये दोनों टॉपिक हम लोग बस इतना ही जानेंगे, यहाँ ही जानेंगे। हमारे सिलेबस में भी आप देखोगे तो आगे वाले चैप्टर में भी बस हमें जो पैरासाइट, प्रोटोजोआ, यहीं तक हमें पढ़ना है। तो हम लोग 4 को बस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के अंदर ही साइज से पैना स्ट्रक्चर आता है, तो इन दोनों टॉपिक हमारा क्लियर होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया देखते हैं है क्या। तो अगर हम लोग पूरा बैक्टीरिया के बारे में जब भी स्टडी करते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो क्या डिजीज कॉज करता है, उस सारी चीज़ों को मिलाकर बैक्टीरिया का जहाँ स्टडी होगा उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, मतलब सेल एक ही सेल है। हम लोग जैसे यूकैरियोटिक में देखोगे कि यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर, जैसे कि हम लोग सेल मिलकर बहुत सारे सेल बनते हैं। एक तो इसके अंदर जो सेल है वो एकदम बहुत ही, जो भी उसके अंदर ऑर्गेनल्स है वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, जो कि आगे ही हम लोग देखेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइवर्स उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर का स्टडी ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो अगर कभी भी ये टॉपिक उठ के अगर एग्जाम में आए तो आप समझ पा रहे हो आपको क्या लिखना है। अगर मॉर्फोलॉजिकल टाइप माइक्रोब्स का अगर आ गया तो आपको क्या लिखोगे, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपको इंडिविजुअल पूछा है तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर लिखोगे, उसमें से साइज से जो साइज शेप है वो ना भी लिखो तो चलेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद साइज शेप देख लेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के लिए सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरिया है सबसे पहले उसके अंदर जो DNA वाला मटेरियल होगा वो अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस जैसे हम लोग का प्रॉपर होता है न्यूक्लियस, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन होता है, बट इसका है नहीं कुछ, उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, जिसमें इसका DNA मटेरियल होगा। एक प्लाज्मिड होता है जो सर्कुलर होता है, ये भी DNA जैसा ही होता है, बट इस पे ये डिपेंड, आगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है। और फिर अगर हम लोग देखते जाएं तो फिर साइटोप्लाज्म आएगा, फिर जो भी ये सब राइबोसोम जो कि 70S का होता है इसमें। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि तब स्टार्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर एक सेल वॉल होता है जो कि हम लोगों के अंदर नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक ऊपर से एक कैप्सूल होता है, ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है, बेसिकली इस तरह से बैक्टीरिया को काटा गया है। तो काटने से पहले साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। कई बार तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो अगर बाहर से अंदर जाओगे तो कैप्सूल, इसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तब साइटोप्लाज्म। तो ये सब भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एक इसका फ्लैजला भी होता है जो इसे मूवमेंट में हेल्प करवाता है। फिर फिम्ब्राई, पिलाई, ये सब वो स्ट्रक्चर इस होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफाइन भी आपको करना होगा, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बोलो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बोलो,
लाइक जैसे हम लोग एनाटॉमी में यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, फिर ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर एक ही था। तो प्रोकैरियोटिक सेल बोले या फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बोले एक ही चीज़ आएगी, तो वो हम लोग देखेंगे। ऐसे बोलने के लिए सबसे पहले इंटरनल कंपोनेंट बैक्टीरियल इन्वेलप आएगा। इन्वेलप के अंदर बैक्टीरियल अंदर की जो है ना वो ये बेसिकली इंटरनल कंपोनेंट में आ जाएगा। और जो ये दोनों हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वो इन्वेलप में आ जाता है, ढकने का काम करेगा। और एक बैक्टीरियल एक्सटर्नल कंपोनेंट, ये सब जो फेमरी ये सब है आगे मैं आपको बताती हूँ किसके अंदर क्या आएगा। सो बैक्टीरिया जो इंटरनल कंपोनेंट है उसके अंदर सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है। ये जेल लाइक मटेरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। कंटेनर स्ट्रक्चर सच न्यूक्लियोइड इसी के अंदर, न्यूक्लियोइड एंड राइबोसोम सब इसी के अंदर है। अब फंक्शन क्या है इसका, मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन है, रेप्लिकेशन, ग्रोथ, टेक पैलेस, ये सब सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही बैक्टीरिया के अंदर होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो न्यूक्लियोइड रीजन जो कि एसिमेट्रिक डेंस एरिया कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, बेसिकली इसको बोला जा रहा है जो हम लोग फिगर में देखे थे। जेनेटिक मटेरियल को रखेगा। क्रोमोजोम में था सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सुपर क्वाइल्ड, हेलिकल, ये सब बताया जा रहा है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है, तो इस तरह का रहेगा। साथ ही साथ मिक्स अ मेन बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, यही बैक्टीरिया ऐसा क्यों बोल रहा है मेन, क्या इसका कोई डुप्लीकेट भी होता है, तो हाँ प्लाज्मिड भी होता है, इसीलिए यहाँ पे बोले सॉरी थोड़े से इंसेक्ट आएंगे क्योंकि नाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ, सो सॉरी, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मेरे साथ। नेक्स्ट आता है नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता जैसे कि हम लोग में होता है। नेक्स्ट आता है कि फंक्शन क्या है इसका, तो यही जेनेटिक मटेरियल को कंटेंट, जेनेटिक मेन जो मटेरियल है वो इसी के अंदर रहता है। एक प्लाज्मिड आता है, ये क्या है, टीनी राउंड सर्कुलर सेगमेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, मतलब इसका जो क्रोमोजोम न्यूक्लियोइड का था इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ सर्कुलर अलग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। और प्लाज्मिक इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब हम करेंगे, ये अलग से रेप्लिकेट करता है। तो क्या फंक्शन है, क्यों अलग रहता है, इसका बहुत सारे फंक्शन है। बेसिकली जो मेन फंक्शन है कि स्फेरिकल जीन हेल्प इन्हांसिंग सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली विरुलेंस फैक्टर प्रोवाइड करेगा। और इससे ज़्यादा ये बेसिकली करता क्या है कि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक दे के ही हम लोग बैक्टीरिया को मारते हैं तो वो इससे रेसिस्ट प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन, इंक्लूजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इंट्रा जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है सम टाइम फाउंड इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में, सेल वॉल के बीच में, जो वो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। अब ये फंक्शन क्या है इसका कि फॉस्फेट और एनर्जी रिजर्व करके रखता है ताकि बैक्टीरिया का जब भी काम हो वो परफॉर्म कर सके। ये नहीं भी एग्जाम में इंक्लूड करोगे तो चलेगा क्योंकि बहुत सारे आपके पास कंटेंट हो जाएंगे। एक इंटरनल स्ट्रक्चर में ही आप साइटोस्केलेटन को याद रख सकते हो जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन ये क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही साथ जो भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही ऑर्गेनल्स मूव कर पाते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। दे प्ले मेजर रोल इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, मतलब ट्रांसपोर्ट करवाना हो सेल डिवीजन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। लास्ट हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम इसमें 70S का होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, वही हम लोग में 80S का होता है। अगर सब यूनिट देखें तो 70 एंड 40 होता है, जोड़ोगे तो कभी साथ नहीं आएगा। कभी भी ये मैथ और साइंस का बनता नहीं है, लाइक जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, लव और साइंस का नहीं बनता। पहले मैं एग्जांपल दी थी कि लव बोलता है कि दिल टूट गया और साइंस बोलता है कि जब दिल में हड्डी नहीं है तो तुम्हारा टूटा क्या। उस तरह से मैथ और साइंस का भी नहीं बनता है। इसको अगर जोड़ोगे तो 80S आएगी, लेकिन ऐसे 70S ही इसको मानना है। इसका अगर जोड़ते हो तो आपको 100 आएगी, लेकिन यूकैरियोटिक में 80S नहीं आता। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। ये इसका मतलब क्या होता है यूनिट सारा हम लोग डिस्कस किए थे। आप डिटेल देखना चाहते हो प्लीज़ आप ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ये मत बोलना कि दीदी आप छोड़ चुके हैं, मैम आप छोड़ दिए, ऐसा ये मतलब मेरी गलती नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन क्या है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है, जैसे हम लोग का भी राइबोसोम यही काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, जो 2 स्ट्रक्चर है। बाउंड्री लेयर अराउंड बैक्टीरियल सेल, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और सेल वाली मेम्ब्रेन ये बाउंड्री बनाता है, तो उसी को हम लोग सेल बैक्टीरियल इन्वेलप लेयर बोलते हैं। इसमें 2 मेन लेयर है। पहले देख लेते हैं हम लोग जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में बोलते थे। ये जैसे
ह्यूमन में फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल बनता था, इसका भी उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन कंप्रेसिंग क्या क्या रखता है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वेरी कंपोनेंट एम्बेडेड, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, याद आ रहा होगा, आप बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा पढ़े होगे। और साथ ही साथ जो फिजियोलॉजी सेल वाला स्ट्रक्चर है, जो फॉस्फोलिपिड है, वो दो स्ट्रक्चर में बेसिकली रहता है। इधर जो है वो इधर वाला फीली मतलब वाटर से जो लव करता है, और इधर में फोबिक वाला अपने में स्ट्रक्चर में ऐसे बाइंड हो जाता है। और अदर स्ट्रक्चर एम्बेडेड क्या रहता है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, पेरिफेरल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है, जो आने जाने मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को आने जाने का ये सारी काम करता है। ये ह्यूमन जैसा ही है, ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। समझने वाली बात बस इतना आप समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया को स्टेनिंग के, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव होता है। स्टेनिंग में देखा गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होता है। और ये बेसिकली ऐसे तो सेल वाल का स्ट्रक्चर में जो मेम्ब्रेन है उसके बेसिस पे, लेकिन ग्राम जो निगेटिव बैक्टीरिया है उसका सेल मेम्ब्रेन और सेल वाला स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसका सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वाल होता है, फिर एक और ऊपर से आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि ग्लाइकोलिपिड का ही बन रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट आप बस यहाँ पे ध्यान रख लो। जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिंपल सा कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद सेल वाल होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का मोटी लेयर होती है, बस इतना। बैक्टीरियल सेल वाल कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो देख लेना वो पार्ट 1 जो वीडियो है। इतना आपको ध्यान रखना है कि लाइजा आउटसाइड मतलब नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट के सेल मेम्ब्रेन के, ये बाहर है सेल वाल। क्या करेगा, सेप को मेंटेन करता है, हेल्प इन अ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ विरुलेंस फैक्टर वाला भी काम करेगा, बैक्टीरिया को बचा के रखेगा डैमेज वाली सब स्ट्रक्चर, मतलब ये विरुलेंस की तरह काम करेगा। आगे हम लोग पैथोजेनिक में भी इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हाई टिप क्या है कि सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होता है सेल वॉल। ये और एक और है मेथेनॉल प्लाज्मा स्पीसीज, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। माइकोप्लाज्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है। सो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होता, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब कॉम्पोजिशन ये सब आप वहाँ देख लीजिएगा। हालांकि इतना आप ध्यान रख सकते हो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की ये सेल वॉल बनी होती है। और इतना ध्यान रखना कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें मतलब बैक्टीरिया अलग अलग है। पेप्टाइडोग्लाइकन की कॉम्पोजिशन, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है, और वही ग्राम निगेटिव मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर होती है, उसे ग्राम निगेटिव बोलते हैं। इतना इनफ रहेगा आपके लिए बैक्टीरियल सेल वाल एग्जाम में लिखने के लिए। हालांकि यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का। देखना चाहते हो आप, कई बार 2 मार्क्स में पूछता है, तो आप देख लेना उस वीडियो में। नहीं तो इतना ध्यान रखना आप कि पेप्टाइडोग्लाइकन का इसमें थिक है और इसमें थिन है, जो कि सेल वाल बना है पेप्टाइडोग्लाइकन से, और उसके बेसिस पे बैक्टीरिया कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम निगेटिव होते हैं। और आप आगे वाले ही चैप्टर में देखोगे कि आपको हर एक मतलब एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। कोकाई है, बैसिलस, सब के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर में। अब हम लोग लास्ट एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसा मतलब एक जो कैप्सूल हम लोग ऊपर का स्ट्रक्चर देखे थे उसको बोला जा रहा है। मतलब हर एक बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं बोल सकते हैं हम, ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स होता है। विस्कस जेल लाइक प्रोटीनियस जो है वो सुग्रीव फिब्रिनस कवर होता है, जो कि आउट सेल वाल से बेसिकली बाहर है, आप देख सकते हो वहाँ पे रहता है। अगर बैक्टीरियल कैप्सूल मतलब ये वाली जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो हार्ड हो तो हम लोग इसे कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या काम करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। कोई भी होस्ट में जाके हमारे बॉडी के अंदर जाके ये अटैच करवाने में हेल्पफुल रहे। यहाँ पे है, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थीन हो तो कैप्सूल हम लोग नहीं बोलेंगे, तब हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ और अपेंडेजेस के रूप में फ्लैजला हो गया। ये फ्लैजला में आप बस इतना ध्यान रखना क्योंकि ये फ्लैजला जानना ज़रूरी है। बाहरी के स्ट्रक्चर इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक बेसल पार्ट, ये बेसल पार्ट, हुक और फिलामेंट। बेसल पार्ट है, हुक है और फिलामेंट है। सबका अपना अपना रोल है। इतना आप नहीं भी लिखोगे, जब 10 मार्क्स में भी आए तो बहुत सारे आपके पास रहेगा। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो मैं बता चुकी हूँ।
बेसिकली बेसल पार्ट में रिंग से सब होते हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिगर विगर से समझाना पड़ेगा फिर आपको। एक और स्ट्रक्चर है फेम्ब्रिया एंड पिलाई। बहुत जो है हेयर लाइक अपेंडेज होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई थी, यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैचमेंट में ही हेल्प करता है, किसी भी सरफेस से जाके बैक्टीरिया अटैच हो जाए। पिलाई जो है जनरली लॉन्गर होता है, जो पिलाई है वो फेम्ब्रिया से बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि पिलाई लॉन्गर है पर कम रहता है फेम्ब्रिया से। ये जो है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में बेसिकली पिलाई हेल्प करवाता है, वही फेम्ब्रिया जो है वो शॉर्टर होता है, छोटा है पर ज़्यादा है नंबर में, ध्यान रखना। अटैच ये जो है वो अटैचिंग बैक्टीरिया सरफेस कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन में हेल्प करेगा। ध्यान के आपको रखना है कि पिलाई मतलब डीएनए ट्रांसफर कॉन्जुगेशन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इसको हेल्प करेगा, और फेम्ब्रिया जो है वो इन्फेक्शन अटैचमेंट ये सब में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा, इंटरनल सारी चीज़ें जो भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर राइबोसोम में सब था, फिर इन्वेलप देखा, सेल वॉल और सेल जो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन था, इसके बाद सेल वॉल था। फिर हम लोग एक्सटर्नल कंपोनेंट देखे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली फिलामेंट। अपेंडेज के रूप में हम लोगों ने कैप्सूल, फेम्ब्रिया, पिलाई। अगर आप ये सब नहीं लिख पाएंगे ये सारी चीज़ें इतना, तो आप नॉर्मल चीज़ें भी लिख सकते हो, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर, एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा आप लिख देना। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट माइक्रोब्स के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग फॉर्म, साइज सब देखेंगे बैक्टीरिया का। वायरस है हमारा नेक्स्ट माइक्रोब्स। अगर हम लोग जैसे हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी करें तो बैक्टीरियोलॉजी बोल रहे थे, वायरस के स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी बोलेंगे। ये मतलब यही बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, रेप्लिकेशन, डिजीज कैसे होता है, तो वो उस कंडीशन को वायरोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले कौन खोजे, दमित्री इवानुस को डिस्कवर किए थे 1892 में फर्स्ट टाइम वायरस को। कैरेक्टरिस्टिक इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोले, आगे जितने भी माइक्रोब्स पढ़ेंगे उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। लेकिन ये जो हमारा वायरस है, ना तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे आप खुद बताओ। ये ना जब बॉडी के बाहर रहता है तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, मतलब कि कुछ नहीं कर सकता, और बॉडी के अंदर जाते ही ये डिजीज कॉज करवाएगा। जो भी सारी चीज़ें होस्ट से हमारे बॉडी से लेके काम करने लगेगा। कौन सा ऐसा नॉन लिविंग कोई भी मटेरियल है जो कि मतलब बाहर तो उसमें कोई जान नहीं है और हमारे बॉडी के अंदर जाके उसमें जान आ गया, तो नॉन लिविंग भी बोलना जरूर, मतलब नहीं बोल सकते इसको। और लिविंग, लिविंग के लिए क्या है कि अंदर है बाहर रहे सभी जगह वो एक जैसा रहेगा, तो ये हम लोग इसे ना तो नॉन लिविंग बोल सकते हैं ना ही लिविंग बोल सकते हैं। वायरस को आप इतना ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। यही है कि सम टाइम रेफर टू एज लिविंग केमिकल, मतलब कि इस लिविंग केमिकल जो है ऐसा है कि बॉडी के अंदर जाके केमिकल्स की वजह से ये लिविंग का फॉर्म करेगा। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो सिर्फ बॉडी के अंदर ही, अगर बाहर भेज दोगे तो मैं मरा सा क्रिस्टल रूप में हूँ। तो वही है कि कैन नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट किसको बोलते हैं, जो वायरस को रहने खाने का जगह देगा। अगर ये नहीं है तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें क्या देखना है, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। साइज कितना होता है, तो 20 नैनोमीटर से 1500 नैनोमीटर तक इसका जा सकता है साइज। हम लोग बैक्टीरिया का भी देखेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक है उसका दिया हुआ है। स्ट्रक्चर इसका देखना जरूरी है। स्ट्रक्चर में एक इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बाद प्रोटीन, ऐसे इसे कैप्सोमियर प्रोटीन का बना होता है, जैसे कैप्सोमियर बोलते हैं। बहुत सारे कैप्सोमियर मिल जाए, ये प्रोटीनियस पार्ट है, एक है तो कैप्सोमियर, बहुत सारे जुड़ा है तो कैप्सिड बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ऊपर से अगर इन्वेलप आ गया तो कई बैक्टीरिया में होता है, कई वायरस में होता है, कई वायरस में नहीं होता है, तो उसी के बेसिस पे नेकेड वायरस बोल देते हैं, मतलब कि कोई कपड़ा नहीं पहना है, इन्वेलप को आप कपड़ा मान लो। तो अगर इन्वेलप है तो इन्वेलप वायरस बोलेंगे, और नहीं है तो नेक्ड वायरस बोलेंगे। मतलब इन्वेलप होना और ना होना, इससे वायरस दो पार्ट में हो गया। यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें वैसे ही हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, कैप्सिड है, और ऊपर से इन्वेलप है। इन्वेलप के ऊपर कुछ स्पाइक्स भी होते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफाइन वे में। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है। वायरस कंटेंट वाली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हम लोग के जैसा।
बट नेवर बोथ दोनों नहीं हो सकती, सिर्फ कोई ना कोई एक ही होगा। दस मेकिंग द आइदर डीएनए वायरस, इसी के बेसिस पे कुछ बैक्टीरिया को डीएनए वायरस बोलते हैं, कुछ को आरएनए वायरस बोलेंगे। पैथोजेनिक में भी बताऊंगी। अब इसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सिंगल जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से स्टैंड के रूप में होता है, तो सिर्फ एक होगा या फिर डबल होगा। डबल डीएनए, सिंगल डीएनए, डबल आरएनए, सिंगल आरएनए, इस तरह से। ये करता क्या, जेनेटिक मटेरियल वायरस का रेप्लिकेशन के लिए ये बेसिकली कैरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट था कैप्सिड, जो प्रोटीन कोड था, कैप्सोमियर से बना होता है, प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन या फिर वायरल जीनोम, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये कैप्सोमियर छोटे छोटे मिल के बने तो कैप्सिड बना लेता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है लिपिड। वायरल जीनोम क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन। देखे थे ना हम लोग कि जीन के अंदर ऐसे पहले जीन था जो भी न्यूक्लिक एसिड, तब जाके कैप्सोमियर, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लिपिड एनवेलप, लिपिड एनवेलप क्या है, जो इन्वेलप किसी में है किसी में नहीं है, वो उसी के बेसिस पे इन्वेलप और नॉन इन्वेलप वायरस बोला जा रहा है। इन्वेलप सराउंड कैप्सिड एंड मेड अप लिपिड प्रोटीन, मतलब ये बना किससे होता है, तो लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। किसके अंदर रहता है इन्वेलप, तो HIV, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस, इन सब के अंदर रहता है। बहुत जाना पहचाना नाम है ना, बहुत तबाह किया ये। स्पाइक्स, जिसे हम लोग टेप्लोमेट्स भी बोलते हैं, प्रेजेंट इन्वेलप के ऊपर और बेसिकली इन्वेलप्ड वायरस में ही रहेगा, बिना जो नॉन इन्वेलप्ड है उसके अंदर नहीं रहेगा। हेल्प इन अटैचमेंट एंड एंट्री ऑफ होस्ट, ये भी विजिलेंस फैक्टर प्रोवाइड करेगा। इन्फ्लुएंजा वायरस से सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा वायरस का शेप देख लेते हैं, तो हर एक का आपको इंडिविजुअल भी पढ़ोगे तो कई का पॉलीहेड्रल होता है इस तरह से। एग्जाम्पल अगर देखें तो एडिनो वायरस, कई जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। इन्फ्लुएंजा का गोल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बैक्टीरियोफाज का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो बैक्टीरिया का मारने का काम करता है, और आगे ही आपको पढ़ाऊंगी कि रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया के लिए। रैंडमली, इसका मतलब ऐसा मोटो नहीं रहता। नेक्स्ट आता है हेलिकल शेप का, इस चांद जैसा निकल रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस का इस तरह से स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल पैथोजेनिक पढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर काम आएगी कि हर एक बैक्टीरिया पॉलीहेड्रल है, स्पेरिकल है, ऐसा बोला जाएगा। थर्ड माइक्रोब्स को देख लेते हैं, फंजाई। अगर फंजाई का स्टडी हम लोग करते हैं तो इसे माइकोलॉजी बोलते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, फंजाई की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग माइकोसिस बोलते हैं। फादर इसके कौन है, रेमंड शैबुराल। और ऑल फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक की कहानी खत्म, एक वायरस था, ना तो लिविंग बोला जा रहा है नॉन लिविंग बोला जा रहा है, उसका भी कहानी खत्म। अब हम लोग सिर्फ यूकैरियोटिक देखेंगे। यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है। सिर्फ एक सेल से अगर बना हो तो उसे यूनिसेलर बोलेंगे, और अगर बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो उसे मल्टीसेलर बोलते हैं। अब इसमें डिवाइडेड के लिए सेक्सुअली या सेक्सुअली दोनों तरह का रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, तो जो अगर यूनिसेलर जो हो, स्फेरिकल ओवल यूनिसेलर हो, जिसके जो कि रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली बर्डिंग और फिजन के द्वारा, वो उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगल सेल हो, स्फेरिकल हो, तो उस तरह के फंजाई को हम लोग ईस्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लेना, न्यूक्लियस होता है, सेल वाल इसके अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रख लेना, बस एग्जाम में अगर आए तो लिखना होगा। अगर मोल्ड्स जो है वो फिलामेंटस मतलब मल्टी सेलुलर हो और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो तो उससे हम लोग मोल्ड्स बोलते हैं। उस जो फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, और बहुत सारे हाइफा मिल जाए तो माइसीलियम बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये फंगल के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये मोल्ड्स है। अब ये डाइमॉर्फिक कुछ होता है फंजाई। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या है कि दोनों तरह से एग्जिस्ट करना, ईस्ट के रूप में भी और मोल्ड्स के रूप में भी। जब सॉइल में रहेगा इस तरह के जो फंजाई रहते हैं, अगर सॉइल में बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कि 50 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर मिल रहा है, जो कि सॉइल में मिल जाता है, तब ये मोल्ड्स फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है। अगर ये 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, याद आ रहा है, रिलेट कर पा रही हो, तो वो जाएगा तो वहाँ पे यूनिसेलर बन जाएगा, होस्ट फॉर्म में बन जाएगा और डिजीज कॉज करेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, जो कि ब्लास्टोमाइकोसिस कॉज करवाता है, बेसिकली स्किन का इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। इसका इंतजार होगा आप लोगों को, मतलब जो सब्सक्राइबर है बेसिकली उनको होगा, क्योंकि ये टॉपिक पार्ट 1 में छूट चुका था। तो ये सिंपल सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है,
प्रोटो मतलब फर्स्ट और एनिमल, यही फर्स्ट एनिमल है। प्रोटोजोआ जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कंसिस्ट करता है सिर्फ वन सेल, मतलब वन सेल से बना होता है, यूनिसेलुलर इसको बोलेंगे। दे में भी, और यूकैरियोटिक है मतलब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पार्ट 1 में आप प्लीज़ देख लेना। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरा जनरल रिकमेंडेशन है कि आप पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा हार्ड है और आगे ये चीज़ें आप रिलेट कर पाओ, अच्छे से आपको समझ में आए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेना। सब कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक रहेगा, उससे आप वीडियो देख सकते हो। देखिए होता क्या है, यूकैरियोटिक जो है उसमें स्ट्रक्चर जो सेल के हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। यूकैरियोटिक में सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर भी थे तो मेम्ब्रेन नहीं था, तो ये सिंगल सेल भले हो लेकिन स्ट्रक्चर इसका अच्छा से डेवलप होगा, जैसे यूकैरियोटिक हम लोगों का है। दे में भी फ्री लिविंग, मतलब ये बोल रहा है कि ये अकेले रह सकते हैं, नहीं तो फिर एंडोपैरासाइट मतलब होस्ट के अंदर जाके उससे खाना लेंगे, बॉडी के अंदर रहने वाले इन नेचर के होते हैं। मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, तो साइज अगर इसका देखें तो 1 mm से 2 mm होता है। शेप अगर देखें तो स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, या फिर इरेगुलर हो सकता है, इतने शेप में होंगे। स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अमीबा सबको जानते होंगे, जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ है जो इरेगुलर शेप का होता है। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियस होगा। स्यूडोपोड्स क्या काम करता है, ये दो जो स्यूडोपोड्स है वो जैसे ही फूड आएगा उसको अंदर इनगल्फ करके ऐसे खाना ले लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जो इलोंगेटेड, मतलब ऐसा प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर, ओरल ग्रूव, यहाँ से ही फूड आएगा, फूड वैक्यूल्स होता है साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मल सा आप कोई भी अमीबा का ज़्यादा आसान रहेगा, आप बना सकते हो या फिर दोनों बना सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक हम लोगों को क्लियर होता है। अगर स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स आया है 3 मार्क्स के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, वहाँ पे आपको शेप और साइज नहीं इंक्लूड करना है, सिर्फ सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं 4 माइक्रोब्स को आप लिखोगे, उसके स्ट्रक्चर बना दोगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे। अगर मॉर्फोलॉजिकल आता है तो शेप साइज लिख सकते हो, मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा अगर मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ माइक्रोब्स आ गया तो। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, मॉर्फोलॉजी में मैं आपको बताई भी नहीं थी कि इसे हम लोग अलग से देखेंगे। तो ये 0.4 से 2 mm तक हो सकता है, एवरेज साइज 5 mm भी जाएगा। ये हाई टिप है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम में हमें टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना चाहिए, तो यही सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अब टेबल फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, तभी आप स्मार्ट बन पाओगे। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि 0.2 से 0.3 म्यूएम इसका होता है साइज, वो कौन है, माइकोप्लाज्मा जेनेटिलियम, जो सेक्सुअल डिजीज कॉज करता है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया थायोमार्जिटा नैम्बियासिस, जो कि इसका स्ट्रक्चर 100 से 300 हो सकता है और बढ़ता भी जाता है, 750 तक जा सकता है, इसीलिए एवरेज 5 म्यूएम रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया देख लेते हैं। फॉर्म्स में सबसे पहले कोकाई आता है। कोकाई में ओ जो आ रहा है मीन्स की स्फेरिकल शेप के जो भी होते हैं बैक्टीरिया, उसे कोकाई बोला जाता है। अगर एक स्फीयर होगा तो उसे मोनोकोकाई बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। एग्जाम्पल हम लोग बस लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाना चाहोगे या फिर नोट्स व्हाट्सएप से भी ले सकते हो, तो हम लोग बस देख लेते हैं किसका क्या है। जो लोग खुद से नोट्स या फिर शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। डिप्लोकोकाई जिसमें 2 स्फेरिकल वैक 2 हो तो उसे डिप्लो बोलेंगे। स्टेप्टो किसको बोलेंगे, स्टेप्टो चैन में स्ट्रेट, बेसिकली ऐसे गोल 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 ऐसे हो तो। नेक्स्ट आता है अस्टेफाइलो। अस्टेफाइलो में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि ये ग्राफ्स लाइक बंच अगर स्ट्रक्चर हो तो उसे हम लोग अस्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टेट्राड। टेट्राड में अगर 4 गोला हो तो उसे टेट्राड टाइप बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सार्सिना। आप ऐसे घान लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के कुछ बैक्टीरिया होता है, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं जो शेप है वो बैसिलाई शेप है। बैसिलाई में रोड शेप का बैक्टीरिया, रोड लाइक। बैसिलाई बम्बू से, बम्बू को आप याद करो, बांस का जो पेड़ होता है उससे रॉड जैसा ही होता है, तो उससे आप ये रिलेट कर सकते हो। तो इसमें मोनोबैसिलस आता है और डिप्लोबैसिलस बैसिलाई आता है। मोनो में अगर एक हो तो मोनो, और डिप्लो में अगर 2 हो तो इसे डिप्लोबैसिलाई। नेक्स्ट आता है स्टेप्टोबैसिलाई जिसमें कि चैन में होगा रॉड वाले स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैलिसिडे। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, कटघर आप देखो जेल वाला जो रहता है, मतलब ऐसे लंबा लंबा रहता है, ये ऐसे लंबा लंबा स्ट्रक्चर है ऐसे, तो ये हो गया पैलिसिडे। नेक्स्ट आता है हमारे पास
कोकोबैसिला, ये भी बेसिकली राउंडेड एंड एंड ओवल शेप का होता है। क्लेमाइडिया जो ट्रैकोमैटिस है वो इस स्ट्रक्चर का होता है। दो है, लास्ट है स्पाइरल शेप का, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो स्पाइरल शेप का होता है, हेलिकल इस तरह से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आता है कॉमा शेप। कॉमा आप अपने मतलब लिखते हो कॉपी में तो इस तरह से देते हो ना, तो ये इसका एग्जांपल है विब्रियो कलर, जो कोलेरा कॉज करवाता है। इस तरह का विब्रियो का आप बना सकते हो। तो एग्जाम में आए साइज एंड फॉर्म भी आ सकता है, तो साइज लिख देना और इसके बाद ये स्ट्रक्चर को बना के थोड़ा थोड़ा लिख देना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोटिलिटी वाला टॉपिक। तो मोटिलिटी हम लोग बैक्टीरिया का देखेंगे। मैं पहले ही बताई हूँ इस चैप्टर का हीरो है बैक्टीरिया। हालांकि जब मैं मोटिलिटी का इंडिविजुअल वीडियो दूँ तो हर एक माइक्रोब्स का बताऊँ, लेकिन इसमें हम लोग बैक्टीरिया का डिस्कस करेंगे। एग्जाम में भी आपको बैक्टीरिया का ही पूछेगा। द टर्म मोटिलिटी जो है इसको लोकोमोशन भी बोलते हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, अपनी एनर्जी का यूज करके चल पाना। अदर वर्ड से हम लोग देखें तो इसे सेल्फ लोकोमोशन भी बोलते हैं। टाइप्स कितने हैं मोटिलिटी के? ये टाइप सबसे पहले एक्सोफ्लैजलर आता है, जिसके अंदर फ्लैजला हो। कई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, फ्लैजला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये चीज़ मैं पढ़ाई थी पार्ट 1 में, यहाँ नहीं बताई हूँ। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि लोकोमोशन में बेसिकली हेल्प करता है फ्लैजला, तो जानना जरूरी है। कई बैक्टीरिया होते हैं जिसके ऊपर फ्लैजला होंगे, कई के ऊपर नहीं होंगे। तो जो जिसके ऊपर फ्लैजला नहीं होंगे उसे अट्राइकस बोलते हैं, विदाउट फ्लैजला। सिर्फ कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फ्लैजला होता है तो उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। जिसके दो होते हैं वो लोफोट्राइकस उसको बोला जाता है, दोनों साइड अगर एक एक फ्लैजला हो तो। अगर एक साइड सिर्फ बंचेस लाइक एक ही साइड पे हो तो उसे एम्फीट्राइकस बोलते हैं, और अगर पूरे सरफेस पे हो तो उसे पेरिट्राइकस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसी से हमारा मोटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जहाँ पे फ्लैजला है, ये जो सारे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फ्लैजला वाला, तो इसके वजह से जो मूवमेंट होगा उसे हम लोग एक्सोफ्लैजलर मोटिलिटी बोलेंगे। इसमें स्विमिंग और टम्बलिंग आता है। स्विमिंग आप किए जरूर होगे, लाइक स्विमिंग कर बेसिकली ऐसे करके, और आपका पैर पीछे रहता है तो ध्यान क्या रखना है कि सारे फ्लैजला ये जब आगे बढ़ेगा इस तरह से आप मान लो कि मतलब फ्लैजला पीछे की ओर रहेगी और ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो स्विमिंग में दो आता है, एक बैक एंड फोर्थ मोशन और एक टू एंड फ्रो मोशन। बैक फोर्थ का मतलब क्या है, आगे जाके पीछे आना। तो टू बैक्टीरिया पोलर फ्लैजला स्विम बैक एंड फोर्थ, मतलब ट्रांसवर्स रूप में अगर आगे जाके पीछे आ रहा है तो उसे बैक एंड फोर्थ मोशन। इसका एग्जाम्पल देके मैं समझाई हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो देख लेना मोटिलिटी वाला। ऐसे समझ में आ रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ द फ्लैजलर रोटेशन, ये टॉपिक थोड़ा रोटेट करके ट्रांसफर में आगे जाएगा पीछे आएगा फिर आगे आगे करके ऐसे ये मूवमेंट करता है। एक स्विमिंग में आता है टू एंड फ्रो मोशन, इसमें क्या होगा, आगे पीछे ही होगा लेकिन लॉन्गिट्यूडनल होगा। लाइक आप कभी भी शूटिंग स्टार देखे होगे, टूटता तारा, इसका एग्जाम्पल विब्रियो कलराई का ऐसा होता है कि मतलब वो आगे जाएगा फिर आगे फिर ऐसे करके वो आगे अपना मोटिलिटी शो करता है। एक टम्बलिंग है जो कि फ्लैजला के वजह से एक्सोफ्लैजलर मोटिलिटी है। टम्बलिंग में बस आप इतना ध्यान रख लेना कि अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो टम्बलिंग वाला ये मूवमेंट करेगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए टम्बलिंग मूवमेंट ही करता है। नेक्स्ट आता है इंडोफ्लैजलर। इंडोफ्लैजलर का मतलब क्या है कि कई ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर फ्लैजला होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोचैट। होता क्या है, इस तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर फ्लैजला होगा। वहाँ पे एग्जाम्पल मैं दी हूँ, नहीं समझ में प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा। स्पाइरोचैट क्या है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑफ स्पाइरल सेल, मतलब पेरीप्लाज्मिक किसको बोलते हैं, स्पेस सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो वहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट होता है और वो पेरिकुलर उसको फ्लैजला बोलते हैं। अजीब सी फ्लैजला है। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि कोई इधर है कोई इधर है, एट्राइकस मोनोट्राइकस बोल दे रहे हैं। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि भाई अजीब ही फ्लैजला अंदर बॉडी के अंदर रखा है। तो ये मूवमेंट जो करेगा उसको हम लोग इंडोफ्लैजलर बोलेंगे। बेटर मूवमेंट इसका विस्कस फ्लूइड में होगा। और स्पाइरो जो प्लाज्मा है वो नो एनी फ्लैजलर, बट मतलब ये बोल रहा है, आप पूजा गुप्ता बुक में देख लेना कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, आज तक तो किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इसके अंदर फ्लैजला है और अजीब सा ये मूवमेंट करता है अपने, उसको इंडोफ्लैजलर मोटिलिटी बोलते हैं। इंडोफ्लैजलर मोटिलिटी में अगर आपको कुछ ना याद रहे तो स्पाइरोचैट्स को याद रख लेना, और स्ट्रक्चर हो सके तो एक बैक्टीरिया ये लंबा सा है और अंदर एक फ्लैजला बना देना, शो कर देना, हो जाएगा आपका काम। ग्लाइडिंग मोटिलिटी। ग्लाइडिंग मोटिलिटी में क्या है, आपने कभी भी जैसे कि एक बर्ड्स आसमान में उड़ रहा है, उड़ते उड़ते आप देखे हो वो पंख भी नहीं चलाता, बस उड़ रहा है उड़ते जा रहा है। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कभी डिटर्जेंट का पानी या फिर तेल गिरा हो सरफेस पे, आप वहाँ पे पैर रखें ना तो आपको हाथ चलाने की
आवश्यकता है ना पैर चलाने की, आप फिसल जाते हो, मतलब कुछ करना नहीं है, उस तरह का मूवमेंट बैक्टीरिया का ग्लाइडिंग मोटिलिटी कहलाता है। ये बेसिकली नॉन फ्लैजिलेटेड, जिसके अंदर फ्लैजिलेशन ना हो, उस तरह के बैक्टीरिया करता है, सरफेस पे मूव करता है, स्लिपरी टाइप्स। एंड इसका एग्जाम्पल है मिक्जोकोकस जैंथस। नेक्स्ट आता है डायरेक्टेड स्विमिंग। डायरेक्टेड स्विमिंग क्या है कि इस स्विमिंग में देख रहे थे कि आगे पीछे का मूवमेंट वो नहीं देखना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों को वो अपनी एक्सटर्नल मतलब स्टिमुलाई, क्या बोलता है कि स्विमिंग इन स्पेसिफिक स्टिमुलाई इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय बैक्टीरियल सेंसिंग रिसेप्टर, वो सेंस करके सेंसरी रिसेप्टर से और किसी चीज़ के पास और दूर भागना है। क्या है कीमोटैक्सी के कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझा चुका हूँ सब में। केमिकल्स जो उसके लिए अच्छा है उसके ओर जाना, लाइक आपको आइसक्रीम पसंद है उसके ओर जाना। आप एक ऐसा केमिकल का गंध आ रहा है जिसको उसको पसंद नहीं है जिसका, तो वो उससे दूर भागेगा। जैसे आपको करेला पसंद नहीं है, भागोगे, तो वो एक पॉजिटिव कीमोटैक्सिक जिसके ओर हो जा रहा है, और एक निगेटिव जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उससे भाग जा रहा है। नेक्स्ट आता है एक मैग्नेटिक आता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जाना और भागना, वो भी पॉजिटिव निगेटिव में आएगा। एक आएगा फोटो वाला, फोटोटैक्सिक। फोटोटैक्सिक में क्या होगा कि मतलब लाइट को देख के अगर उसकी ओर जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोटैक्सिक, और अगर लाइट को देख के दूर भाग रहा है तो वो होता है निगेटिव फोटोटैक्सिक। चलो मैं आपको इस वीडियो में भी बता ही देती हूँ अदर माइक्रोब्स का जो भी मोटिलिटी है। देखिए एक ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, फिर एग्जाम में भी कभी पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का मोटिलिटी को देखने के लिए हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि एक स्लाइड रहता है, स्लाइड के ऊपर बेसिकली पहले एक ऐसा स्लाइड रहेगा जिसमें कोई गड्ढा नहीं है, लाइक मैं इसको मान लेती हूँ, इसके ऊपर सैंपल को रखा जाएगा, ऐसे उभरा हुआ पार्ट रहता है, और एक ऐसा सैंपल रहता है जिसके अंदर गड्ढा हो, और उसको जो है वो इस तरह से रखा जाता है कि मतलब वो हैंगिंग करता हुआ दिखता है। तो ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड बस नाम याद रख लेना, टर्म्स कभी भी आ जाए तो बैक्टीरिया के मोटिलिटी के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मोटिलिटी ऑफ वायरस कैसे होता है, तो वायरस जो है वो नॉन मोटाइल है, इसीलिए हमारे सिलेबस आप बुक देखोगे वहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि मैं इंटरनेट की हेल्प से आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम माइक्रोब्स का मोटिलिटी हमें देखना चाहिए, क्योंकि मोटिलिटी में तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मोटिलिटी सिर्फ हमें बैक्टीरिया का दिखाइए, तो हमें जानना है। तो इसलिए मैं आपके लिए मेहनत की हूँ कि वायरस जो है जनरली कंसिडर नॉन मोटाइल, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो कुछ करता नहीं है भैया, जाएगा अंदर, आप मूव करोगे वो भी मूव कर लेगा। नेक्स्ट आता है फंजाई का मोटिलिटी कैसा होता है, तो मस्ट जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ इसके स्पोर ऐसे होते हैं लाइफ साइकिल में ये मोटिलिटी शो करने लगता है कभी कभी। लैक द एबिलिटी ऑफ मूव देयर आउन, बट सम ग्रुप्स जैसे कि जो काइट्रिड्स है प्रोड्यूस मोटाइल, और स्पोर उसका मोटाइल होता है, या फिर फ्लैजला, कुछ सेल विथ अ फ्लैजला, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें फ्लैजला होगा, फ्लैजला जहाँ आएगा वहाँ जैसे मोटिलिटी ये करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ का मोटिलिटी कैसा होता है, तो डाइवर्स मोड ऑफ मूवमेंट है इसका, फ्लैजला, सिलियरी एंड अमोइड। अमोइड का देखते हो इस तरह से वो करके आगे की हो जाता है, तो इसका बहुत सारे है, इतना फ्लैजला भी होता है, सिलियरी भी होता है, अमोइड भी होता है। फ्लैजला है तो फ्लैजला से अपना मूव कर लेगा, सिलियरी भी मूवमेंट में ही हेल्पफुल रहता है, और अमीबोइड अमीबा का तो हम लोग देखे ही हैं कि इस तरह से वो आगे आगे करते जाता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है कोलोनाइजेशन वाला, तो माइक्रोब्स का कोलोनाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें क्या है कि कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि माइक्रो जो भी बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, फिर वायरस हो, जो भी माइक्रोब्स हो, अपने आप को इस्टाब्लिश करना, वो सरफेस लीडिंग अ ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन, या तो होस्ट के अंदर जाके या फिर किसी एप्पल का आप एग्जाम्पल मान लो, उस पर बैठ के और अपना रेप्लिकेट मल्टीप्लिकेशन करना, अपने ग्रोथ पॉपुलेशन को बढ़ाना। क्या प्रोसेस रहता है कोलोनाइजेशन का, सबसे पहले एडेशन करेगा किसी के ऊपर, सबसे पहले वो चिपकेगा, फिर प्रोलिफरेशन करेगा, मतलब मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ करेगा वहाँ पे, इसके बाद उसका होस्ट से इंटरेक्शन आता है। एग्जाम्पल आप एप्पल को लो, एप्पल पे वो बैठा, वहाँ पे कॉलोनी बनाया, फिर आप उस एप्पल को खाए, आपके अंदर वो चला गया, इंटरेक्शन हो गया होस्ट से। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करता है, अब वो आगे जाकर कोलोनाइजेशन तभी करेगा जब आप उसके लिए आपके बॉडी का पीएच जैसा ही उस आपके बॉडी के पीएच पे वो सरवाइव कर पा रहा है, उस आपके अंदर न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारे अवेलेबल चीज़ों को रहते हुए ही अगर वो सब चीज़ मिला तभी वो ग्रोथ कर पाएगा। अगर वो ग्रोथ कर लिया, सारी चीज़ें आपके जैसा ही मिल गया, तो फिर वो हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। मतलब सबसे अर्ली स्टेज में होता क्या है कि इम्यूनिटी आपका
उससे लड़ने की कोशिश करेगा, फिर अगर वो हार गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इतना ही है कोलोनाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। सो प्लीज अटेंशन, आपका ध्यान चाहिए, अभी इधर उधर आप भटके होगे। ग्रोथ मतलब क्या है, इसमें आप देखोगे कि ग्रोथ में यहाँ पे देखना है सेल की संख्या को बढ़ाना। मतलब एक सेल है, वो सेल का साइज ना बढ़ के बल्कि सेल 1 से 2 से 2 4 हो रहा है, उससे हम लोग ग्रोथ यहाँ पे बोलेंगे। ग्रोथ देखने के बाद न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। सो ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटी फिनोमिना, मतलब क्वालिटी ना देखते हुए क्वांटिटी, मतलब 1 2 2 से 4 4 से 8। फिनोमिना डाटा इन्वॉल्व इंक्रीज द नंबर, ना कि साइज। जैसा कि मैं आपको बताई कि नंबर को बढ़ाना फेवरेबल इन्वायरमेंट में और अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करना, पूरा पॉपुलेशन बनाना। क्या होता है, मतलब कैसे अपने नंबर को बढ़ाएगा, आप खुद सोचना, रिप्रोडक्शन इसे करना पड़ेगा। तो हम लोग रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का देखेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक है बहुत अच्छे से। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताई, भले ही हीरो फिल्म को बनाता है लेकिन विलेन भी रहना ज़रूरी है, बाकी अदर चीज़ें भी रहने, उसके दोस्त भी रहने ज़रूरी हैं, तो उनका भी देखना पड़ेगा। तो यूकैरियोटिक में माइक्रोब्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ या फिर सिंपल जो एल्गी होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका मेथड क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। हम लोग कहाँ पढ़े थे, ह्यूमन में, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और जो भी ये था फीमेल में oogenesis, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। माइटोसिस में क्या हुआ था, एसेक्सुअल, मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ था, 1 से 2 हुए थे लेकिन 2 इन 2 ही रह गया था, आइडेंटिकल एकदम। मियोसिस में क्या है कि हाफ हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल एन से एन हो जाएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल है। तो ये प्रोकैरियोटिक के लिए रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब थोड़ा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी हमें देखना होगा, जो कि इस चैप्टर का हीरो है। तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, दोनों, एक एसेक्सुअल होता है, पैरासेक्सुअल। पैरासेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि ना तो सेक्सुअल होगा ना एसेक्स होगा, अजीब तरह का इसमें रिप्रोडक्शन, जो कि हम लोग देखेंगे। इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन सबसे पहले आता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि रेप्लिकेट डीएनए स्ट्रैंड, सबसे पहले डीएनए 2 होगी, रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद अपोजिट में सेपरेट हो जाएगा। सब होता क्या है, क्रोमोजोम जो है वो रेप्लिकेट हुआ, इसमें साइटोकाइनेसिस, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म 2 होना, आप 11th क्लास में पढ़े हो। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस, 2 सेल ही अलग हो गया। तो इस तरह का जो डॉटर सेल 1 से 2 डॉटर में बदला, वो बाइनरी फ्यूजन है। कॉनिडिया के द्वारा, मतलब कि इस तरह से ऊपर स्ट्रक्चर होगा और ये अलग जितना होगा सब अलग अलग सेल बन जाएगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन, मतलब टूटा और अलग ही बन गया माइक्रोब्स, या फिर बैक्टीरिया अलग बन गया, तो ये कॉनिडिया है। बर्डिंग क्या होता है कि एक स्मॉल प्रोट्रूडेड आउट ग्रोथ होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है और वो अलग हो रहा है, मतलब ये पहले फूला, फिर इससे न्यूट्रिशन लेते लेते इतना बड़ा हो जाता है कि पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, एसेक्सुअल, जिसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, क्योंकि इसी से ये अलग हुआ है। पैरासेक्सुअल क्या है, ना तो एसेक्सुअल है ना एसेक्सुअल मेथड है, लेकिन इसमें क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आता है, किसी अलग तरह से जो है वो बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया अपने अलग, मतलब कांटेक्ट इसमें आ जाते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या होगा कि कहीं और से डीएनए का फ्रैगमेंट आया, मतलब उड़ता हुआ हवा, मतलब कुछ भी ऐसा, और फिर एक बैक्टीरिया था उसके अंदर आ गया, तो इसके से जो दूसरा बैक्टीरिया बनेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी जीन है इसमें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसडक्शन नेक्स्ट मेथड है। इसमें क्या होगा कि ट्रांसफर द बैक्टीरियोफाज फ्रॉम, बैक्टीरियोफाज मैं आपको बताई थी जब वायरस का स्ट्रक्चर बताई थी, तो वहाँ पे क्या था, ये मारने जाता है बैक्टीरिया को, लेकिन मारने के चक्कर में उसका जीन इसके अंदर आ जाता है, फिर दूसरा बैक्टीरिया को मारने जाएगा तो अब इसका जीन इसके पास आ जाता है, तो वो ट्रांसडक्शन मेथड है। अब ये जो बैक्टीरिया से जो भी अलग बैक्टीरिया आएंगे वो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आएगा। और पैरासेक्सुअल हम लोग देख ही रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशन इसके वजह से आता है, इसमें कहीं भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया था। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या है कि यूजुअली एक होता है डोनर, एक होता है रिसिपिएंट। 2 है, ये डोनर है, इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को भेज देगा, तो ये कॉन्जुगेशन है, जिससे इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व। रिप्रोडक्शन देख लिया, आप लोग ग्रोथ कर्व देखेंगे। इस कर्व को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रोथ कर्व, तो इंडिविजुअल आप देख सकते हो, पीडीएफ में आता है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत ईजी हम लोग देखते हैं। फ्यू वन बैक्टीरिया जो है पुट इन अ कल्चर मीडियम, बहुत सारे बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम मान लेते हैं, इसमें रखो या फिर एक को रखो, वो रिप्रोड्यूस करेंगे और फॉर्म करेंगे, फॉलो सीक्वेंशियल पेस, स्पेशली 4 मेजर फेज आता है। मतलब एक बैक्टीरिया को आप रखें ना तो कैसे, या फिर 3-4 को रखें तो वो कैसे ग्रोथ किया, वो एक सीक्वेंशियल फेज आता है, एक के बाद दूसरा 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 तीसरा आएगा, और उसी को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, जैसे हम लोग ग्रोथ कर्व बोलते हैं। फिर 4 मेजर फेज है,
सबसे पहला आता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होगा, लैग का मतलब क्या है, थोड़ा देर थम जाना, रुक जाना, देर लगाना, तो ये लैग फेज है। लॉग में क्या होगा, लॉग का में होता क्या है कि वो एकदम बहुत सारी संख्या को बढ़ा लेना है। इस फेज में क्या होता है कि वो अपने हार्मोन से सबको बनाते रहता है, मतलब तुरंत आया तो तुरंत से ग्रोथ नहीं कर पाता है, थोड़ा जैसे ही देर होगा लॉग फेज में वो इतना बढ़ेगा कि एकदम ग्राफ जो है वो दुगना पे चल जाएगा। स्टेशनरी फेज होता क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ कर रहा था बैक्टीरिया, यहाँ पे कोई सबस्टांसेस थे, न्यूट्रिएंट था, न्यूट्रिएंट मतलब कुछ देर के बाद तो ख़त्म होगा ना। तो इस स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि कुछ जो पहले से माइक्रोब्स थे वो उससे खाना नहीं मिल पाना, जिसकी वजह से मरने लगेंगे, और कुछ जो है वो अभी आए हैं तो वो मतलब डिवीजन भी होते रहेगा और कुछ मरते भी रहेंगे, तो स्टेशनरी फेज है। नेक्स्ट डेथ फेज आता है। डेथ फेज में क्या होगा, न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया, डिवीजन जितने नहीं हो रहे हैं बैक्टीरिया उतना से ज़्यादा मर रहा है, तो वो डेथ फेज है, इसलिए ग्राफ नीचे चला आता है। इधर टाइम है, इधर नंबर ऑफ बैक्टीरिया। टाइम के साथ पहले तो वो ठीक ठाक रहा, फिर बढ़ा, फिर स्टेशनरी फेज आया, और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया फिर वो डेथ करने लगे, वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। सो लैग फेज क्या है, न्यू फ्रेज कल्चर लिए थे आप, मीडियम था वहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरियल कंपोनेंट एंड एंजाइम। यहाँ पे बैक्टीरिया आया, कंपोनेंट बना रहा था, लाइक आपको घर से दो भाई को या फिर अलग होना है तो घर बनाओगे, फिर जाके शादी वादी करोगे तो रिप्रोडक्शन होगी, ग्रोथ हो पाएगा, तो ऐसा ही आप मान सकते हो, रिलेट कर सकते हो, बस रिलेट करने के लिए। सिंथेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरियल कंपोनेंट एंजाइम में सब बनाया। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यहाँ पे नोट डिवीजन, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुए, कोई भी डिवीजन नहीं होगा, नोट बैक्टीरियल नंबर, क्योंकि डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो नंबर कहाँ से इंक्रीज होगी। तो ये था हमारा लैग फेज। लॉग फेज में क्या होता है, इससे एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्टार्ट डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियली डबलिंग देमसेल्फ, मतलब एकदम देख रहे हो ग्राफ डबल हो जाता है। सारे घर वर आप बना लिए, शादी वादी कर लिए, तो फिर इन लोग भी यही है, रिप्रोडक्शन करके ये डबल हो जाता है। जनरेशन टाइम जो है मिनिमम, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट अप, बहुत ही कम टाइम में ग्राफ ऊपर ऐसे जा रहा है। सो ये था हमारा लॉग फेज। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी फेज। इसमें जो है डाउन, बिकॉज ग्रोथ जो है वो डाउन होगा। डेथ फ्यू सेल जो है वो ड्यू टू डेप्लीकेशन और लिमिटेड न्यूट्रिएंट, जैसे कि बताइए कि खाने पीने का सामान कम ही है तो ये मरने लगेंगे, और कुछ सेल अभी भी डिवाइड करते रहेंगे, जिसके कारण ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा लास्ट। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि बैक्टीरिया का एंडोस्पोर होता है, फिर आगे भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एंडोस्पोर बनाता है, मतलब कि जब खाना खत्म हो रहा था ना तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि एंडोस्पोर बनाएंगे, जिससे न्यूट्रिएंट ना भी रहे तो वो सर्वाइव करेगा एंडोस्पोर, और जैसे ही न्यूट्रिएंट मिलेगा वो फिर से जिंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया का रूप ले लेगा। तो ये आप ध्यान रखना कि स्टेशनरी फेज में बनता है। नेक्स्ट आता है डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होगा, न्यूट्रिएंट एकदम खत्म हो गई, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया मरते जा रहा है, तो ये हमारा डेथ फेज। ये ग्रोथ फेज को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और फैक्टर ऑफ फैक्टिंग भी एग्जाम में आता है, कि इसको बहुत अच्छे समझने के लिए ग्रोथ वाला एक बार वीडियो देखिएगा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि फिजिकल फैक्टर, जिसमें कि टेम्परेचर ज़्यादा कम होने से कुछ कोल्ड टेम्परेचर है तो ग्रोथ करेंगे, कुछ ह्यूमन बॉडी पे ग्रोथ करेंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर हो तो ग्रोथ करेंगे। पीएच रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इसमें न्यूट्रो मतलब कि पीएच का ज़्यादा, न्यूट्रल मतलब हम लोग कुछ 7 पे ग्रोथ कर रहे हैं, न्यूट्रो बोलेंगे। अगर पीएच जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, अगर 5 से नीचे तो एसिडोफिल्स। अल्कलीफिल्स मतलब कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन नेचर चाहिए तभी ग्रोथ करेगा, जिसे अल्कलीफिल्स बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें देखा जाता है कि NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड अगर ज़्यादा है, हेलोफिल्स नहीं है, नहीं उससे लव करे तो नॉन हेलोफिल्स। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या होगा, यही चीज़ें कि सबको ग्रोथ करने के लिए एनर्जी एलिमेंट, इसको भी चाहिए होगा एनर्जी एलिमेंट, विटामिन वाटर, तो जितना है उतना ग्रोथ करेगा, अगर नहीं है तो नहीं ग्रोथ करेगा। ये सारे फैक्टर जो है इसको मतलब कि फिजिकल फैक्टर में आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इतना चाहिए, अगर टेम्परेचर नहीं मिला तो वो नहीं ग्रोथ कर पाएगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेजोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं वही हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि साइक्रोफिल्स और थर्मोफिल्स के लिए टेम्परेचर एक के लिए कम चाहिए, एक के लिए ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी का तो 37 डिग्री सेल्सियस ही है, अब ज़्यादा कम इसके लिए तो होगा नहीं, तो ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वही डिजीज कॉज करते हैं। तो बेसिकली जो जिसको अंदर जितना चाहिए उनको वो फैक्टर नहीं मिला तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अगर मिला तो बहुत ग्रोथ करेंगे। तो यही है फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट था इसमें ग्रोथ के बाद हमें न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स भी देखना है। तो बेसिकली बैक्टीरिया का हम लोग देखेंगे पहले।
बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब खुद और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिश करना। तो खुद से अगर खाना ले रहे हैं, खुद से न्यूट्रिशन उनको मिल जा रहा है, तो उसे ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। इसका 2 मेथड है, फोटोऑटोट्रॉप्स और कीमोऑटोट्रॉप्स। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स जैसे कि प्लांट होते हैं, तो उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसके अंदर भी पाया जाएगा, तभी ये फोटोट्रॉप्स अपना लाइट से खाना बना पाएंगे। तो कौन सा होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। किस में पाया जाता है? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया में तो जैसे प्लांट में होता है वैसे ही होगा। पर्पल में क्या होगा कि ये H2S इसमें पाया जाए, मतलब H2O की जगह पे H2S पाया जाएगा लाइट के प्रेजेंस में। वो ये C6H12O6 और फिर ये सल्फर में चेंज होगा। इस तरह से इससे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज बना। सो साइनोबैक्टीरिया में क्या है कि इसमें एस नहीं, वही यहाँ पे H2O रहता है जैसे बैक्टीरिया में, और एस की जगह पे O2 निकलता है और इस तरह से ग्लूकोज एक खाना इसको मिला। नेक्स्ट आता है कीमोऑटोट्रॉप। कीमोऑटोट्रॉप में क्या होगा कि केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम नरिशमेंट, मतलब केमिकल की वजह से, लाइक NH4 को NO2 में बदल रहा है तो उसे एनर्जी मिल जा रही है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, या फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज होगा तो इसे एनर्जी मिल जाती है। मतलब नाइट्राइट को अगर ऑक्सीडेशन किया जिससे नाइट्रेट में चेंज हुआ तो एनर्जी भी मिल जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल के लिए, यूनिट 1 में ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। हेटेरोट्रॉप्स में क्या होगा? हेटेरो मतलब अदर और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, नरिश। तो इस टाइप में कौन कौन से आएंगे? कुछ सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रो कैसे याद रखना है? सड़े गले चीज़ों से खाना लेगा, डिकम्पोज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। द फीड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड सड़े गले चीज़ों से खाना लेना। एक आता है पैरासाइटिक जो डिजीज कॉज कर सकता है। नरिशमेंट कहाँ से लेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा। मतलब ऐसा ध्यान रखना है कि पैरासाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वही बेसिकली हमारे अंदर ज़्यादा डिजीज कॉज कर सकते हैं। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब या तो किसी होस्ट के अंदर ही जाके रहेगा पैरासाइटिक, या फिर अलग भी रह सकता है। कुछ ऑब्लिगेट होते हैं जो कि रहेगा तो सिर्फ होस्ट के अंदर ही रहेगा, बाहर आया तो वो मर जाएगा। तो ये बेसिकली याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पारा दूसरे से ले रहा है खाना। एक होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होगा? म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के वो अपना नरिशमेंट लेगा, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। मतलब इसका एग्जाम्पल है जो राइजोबियम है, वो प्लांट के जड़ के अंदर रहता है, उसको खाना मतलब उसको वो जो NH3 है वो देता है, और फिर इसको पेड़ जो है वो खाना देता है। इकोलाई हमारे गट के अंदर रहता है, हमें डाइजेशन हेल्प जैसे विटामिन सबका डाइजेशन करवाता है, और इसको हम लोग खाना देते हैं इकोलाई को। तो ये जो है वो सिम्बायोटिक, एक अच्छा संबंध बना के, म्यूचुअल रिलेशनशिप रख के। वायरस में कैसे होता है? तो इसका तो कुछ है ही नहीं, हमारे मतलब हम होस्ट के अंदर ही जाके रहता है, तो ना तो डाइजेशन ना एब्जॉर्प्शन, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, होस्ट से ही न्यूट्रिएंट और रेप्लिकेट करता है। फंजाई का जस्ट लाइक बैक्टीरिया के जैसा ही होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक उसी के जैसा। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में क्या है? ये हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, दूसरे से ही खाना लेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है फैगोट्रॉफी, पिनोसाइटोसिस और ओस्मोट्रॉफी। फैगो में क्या होता है? सॉलिड चीज़ों को अपने अंदर इंजेस्ट करेगा। पीनो में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म अगर अपने अंदर डिजॉल्व कर रहा है, लिक्विड चीज़ों को ले रहा है, तो उसे पिनोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ऑस्मोट्रॉफी क्या है कि वो न्यूट्रिएंट को इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ऑस्मोट्रॉफी है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए इसमें मतलब अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग जो टेम्परेचर चाहिए। इसमें बेसिकली हम लोग बैक्टीरिया का ही देखेंगे मोस्टली। टेम्परेचर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर के बारे में टेम्परेचर क्या है आपको पढ़ना है, माइक्रोब्स का क्या रिलेशन है टेम्परेचर से वो हमें देखना है। तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है सर्वाइवल आ रहा है, हैवली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। कैसे? इस ग्राफ के थ्रू, ये जो प्लॉटेड ग्राफ है उससे समझेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि साइक्रोफिलिक, साइक्रो का मतलब क्या होता है? कोल्ड, कोल्ड से इसको फिल्स है, मतलब 10 से 20 पे ये ग्रोथ करेंगे। साइक्रोफिल का देख रहे हो, इधर है टेम्परेचर, इधर है ग्रोथ। तो अगर 10 से 20 मिल रहा है तो साइक्रोफिल्स इस टेम्परेचर पर ग्रोथ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मेजोफिल्स। मेजोफिल्स में क्या है कि ग्रो बेस्ड एट, अगर 20 से अगर 40 हो तो उस टेम्परेचर पे मेजोफिल्स टाइप के बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, फिर पैथोजन ग्रोथ करते हैं। यही बेसिकली डिजीज कॉज करेगा क्योंकि इसको इन्वायरमेंट हमारे बॉडी में मिल जाएगा। एक साइक्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि 4 से 25 डिग्री पे टेम्परेचर पे ग्रोथ करेगा। बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रिज में ग्रो, मतलब फ्रिज वाला टेम्परेचर देख रहे हो उस पर ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट आता है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स क्या है कि ऑप्टिमली बिटवीन 50 से 80, मतलब थर्मो हीट से, फिल्स हीट से लव करने वाला,
यहाँ पे थर्मो देख रहे हो 80 तक जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर थर्मोफिल, बहुत ज़्यादा हीट से इसको लव है। कहाँ पाया जाएगा? डीप ओशियन में पाया जाएगा। ऑप्टिमल के लिए 80 से ऊपर चाहिए, 110 तक ये ग्रोथ कर सकता है। इस तरह से माइक्रोब्स का टेम्परेचर से रिलेशन है, इतना टेम्परेचर मिलेगा तभी ये ग्रोथ कर पाए। अभी मेजोफिल जो है कभी भी 0 डिग्री अगर सेल्सियस आ जाए टेम्परेचर तो ये खुद मर जाएगा, मतलब इसको इतना चाहिए। मॉइस्चर एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड देखेंगे। मॉइस्चर इसेंशियल है कुछ माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। इम्पॉर्टेंट क्या है मॉइस्चर का माइक्रोब्स में? कई माइक्रोब्स में ये वाटर मीडियम की तरह काम कर देता है। मीडियम मतलब वाटर सर्व एज ए सॉल्वेंट विच अ माइक्रोबियल सेल कैरी आउट मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस? जैसे कि मेटाबॉलिक रिलेटेड है एनर्जी से, तो अपने न्यूट्रिएंट को पहले डिजॉल्व करता है वाटर में, तब वो सेल के अंदर जाएगा, तब मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो वाटर नहीं रहा तो ये खाना भी नहीं ले पाएगा। और वाटर मॉइस्चर का क्या रिलेशन है? एयर में या फिर जो फूड हो गया, ये सारी चीज़ों में वाटर का कितना कंटेंट है, यही है बेसिकली मॉइस्चर। तो कई माइक्रोब्स के लिए ये वाटर मीडियम का काम कर रहा है खाना के लिए। एक है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं उसकी अच्छी एंजाइमल क्रूशियल सेलुलर फंक्शन रिक्वायर मोस्ट फॉर एक्टिविटी। मतलब सबको पता है एंजाइम जरूरी है माइक्रोब्स, हम लोग के लिए भी एंजाइम हमारे बहुत सारे कामों के लिए सेलुलर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इसके लिए भी है। तो ये एंजाइम जो रिलीज करेगा तभी रिलीज कर पाएगा या फिर तभी वो एंजाइम काम कर पाएगा जब मॉइस्ट के थोड़ा सा चांस मतलब उसके इर्द गिर्द हो मॉइस्ट तब। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर एंड माइक्रोबियल ग्रोथ रेट। इसका क्या है? कई जो हैं ये लोअर मॉइस्चर लेवल जनरली लीड टू डिक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ। कई माइक्रोब्स का या फिर नॉर्मल सी बात है, अभी आप देखो बरसात का दिन है अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, या फिर ये ध्यान रखो कि मम्मा लोग जब किसी चीज़ को ड्राई करती है चिप्स सब बनाने के लिए, तो उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं आता है। इसका कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है कि मॉइस्चर ज़रूरी है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। अगर मॉइस्चर नहीं रहा तो वो उसका जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाता है। मॉइस्चर एंड फूड स्पॉइलेज, वही बात है कि चावल में मॉइस्चर मतलब जो भी खाना है उसमें मॉइस्चर होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। जो चीज़ों को ड्राई कर देते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर एंड स्पेशल माइक्रोब्स का कुछ रिलेशन। या स्पेशल है माइक्रोब से, ध्यान रखिएगा। तो सर्टेन माइक्रोब जैसे कि सम प्रोटोजोआ हो गया, हाईली डिपेंडेंट है कि मॉइस्चर मिलेगा। प्रोटोजोआ का बेसिकली आप देखो ब्रेड में फंगस लगना बरसात के दिनों में कितना जल्दी लग जाता है, तो मॉइस्चर उसको चाहिए तभी वो ग्रोथ करेगा। तो इसका स्पेसिफिक ही रिलेशन है मॉइस्चर से। मेजर माइक्रोब ऑर्गेनिज्म रिक्वायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल में हम लोग पढ़े थे कि उसका ह्यूमिडिटी कितना चाहिए 60% और मोर, ऑल्दो दे सर्वाइव मल्टीप्लाई 20 से मतलब ज़्यादा में। मतलब क्या बोल रहा है कि माइक्रोब्स ये RH क्या है बेसिकली ये ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? एयर में मॉइस्चर कितना पाया जा रहा है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसके ग्रोथ के लिए माइक्रोब्स के चाहिए कि एयर में कम से कम मॉइस्चर को मापने के लिए RH में मापा जाता है, ऐसा यूनिट मानो 60% रहना चाहिए। हालांकि ये ग्रोथ कर लेगा 20% तक भी, लेकिन सबसे ज़्यादा करेगा कब? मल्टीप्लिकेशन सब कब करेगा? मतलब सर्वाइव कर लेगा 20 तक में भी, 20 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सब 60 पे करेगा। अब इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर हम मतलब जितना मॉइस्चर अपने इन्वायरमेंट में कम करेंगे, एयर में कम करेंगे, उतना माइक्रोब्स कम आएगा तो इन्फेक्शन भी हमें कम होगी, है ना? ऐसा आप सोच रहे होगे। तो हॉस्पिटल वालों को ऐसा करना चाहिए था ना कि मतलब पूरा मॉइस्चर ही हटा दो, इतना जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो होगा ही नहीं, क्योंकि माइक्रोब्स तो ग्रोथ ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ही अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आता है। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, या मतलब हर एक टॉपिक में आप अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप क्या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी लिखोगे कि इस टॉपिक से तो हमें समझ में आता है कि अगर पूरा ही मॉइस्चर हटा दे एयर से तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, तो क्या ज़रूरत है, हम लोग रखते ही नहीं। तो ये क्या बोलता है, उसी का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ह्यूमिडिटी जो है वो रेंज कम से कम 30 से 50 नॉर्मली रहना चाहिए आपके कंफर्टेबल रहने के लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए। बोलेंगे कि हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ड्राई रहने लगेगी। इसीलिए तो ऑक्सीजन भी देते तो हमें ह्यूमिडिफिकेशन देना पड़ता है। सो अब इम्पॉर्टेंट है
कि हॉस्पिटल में रहना तो चाहिए ह्यूमिडिटी। अब इससे आप कॉन्सेप्ट क्या निकालोगे कि अगर हटा देते हैं तो खुद ड्राई हो जाएगा, मतलब खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और रखते हैं तो फिर माइक्रोब्स आएगा। तो आप ऐसा करो ना कि एक नॉर्मल मिनिमम में रखो। तो लो ह्यूमिडिटी हर एक हॉस्पिटल चाहता है कि मेंटेन करके रख सके ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, और साथ ही साथ आपका भी स्किन ये सब ड्राई ना हो। तो ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की मतलब ये चीज़ मॉइस्चर से रिलेटेड आपने क्या देखा हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें हमने देखा है, आप एग्जाम में जरूर है। नेक्स्ट है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ब्लड, इसका रिलेशन माइक्रोब्स से क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए माइक्रोब्स जो है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जितने भी हैं वो प्रेजेंट होता है वेरियस बॉडी फ्लूइड में एंड ब्लड में समटाइम। ऐसे नहीं होता है लेकिन प्रेजेंट अगर है तो वो क्या बोल रहा है कि वो इन्फेक्शन की कंडीशन है। एनालाइजिंग द फ्लूइड लैब हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक माइक्रोब एंड गाइड ट्रीटमेंट। मतलब फिर इसी को हम लोग लेते हैं एनालाइज करने के लिए और फिर उस मतलब आइडेंटिफाई करके कौन सा माइक्रोब्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गाइड करते हैं पेशेंट को। तो क्या है बॉडी फ्लूइड और माइक्रोब्स का क्या रिलेशन है कि ब्लड में, सबसे पहले ब्लड अगर देखें तो अगर इसमें है तो इसे हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, सेप्सिस लीड करता है, आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो इस कंडीशन मतलब देख रहे हो ब्लड तो एक फ्लूइड है, मतलब बैक्टीरिया अगर इसका माइक्रोब से क्या रिलेशन था, तो अगर हो तो इसे बैक्टीरिया बोलते हैं जो कि सेप्सिस की कंडीशन कॉज करती है इन्फेक्शन वाली। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ से क्या है कि अगर सीएसएफ में ये है प्रेजेंट किसी तरह का बैक्टीरिया फिर माइक्रोब्स तो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। अदर फ्लूइड जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, प्लूरल, पेरिटोनियल, जितने भी फ्लूइड है जो कि कैविटी में पाया जाता है, पेरिकार्डियल, ये सब हम लोग पढ़े हैं नर्सिंग फाउंडेशन में भी, यहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ। तो ये जो है वो लीड सर्व इलनेस, मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा। ऐसे तो स्टेराइल होता है लेकिन अगर है तो इन्फेक्शन है, इसकी वजह से इलनेस की कंडीशन आएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम लोग देखते हैं, ये क्या है कि दिस इंक्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ एंड प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आता है, दो सेल के बीच में या फिर जो प्लाज्मा है, ये सारी को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को फैसिलिटेट एंड वेस्ट एक्सचेंज में बेसिकली हेल्पफुल रहेगा। अगर यहाँ भी कोई माइक्रोब्स है तो वो इलनेस की कंडीशन, इन्फेक्शन की कंडीशन है। तो इसका क्या काम है कि सबसे पहले आप सैंपल देख रहे हो कि कहाँ पे क्या है, क्या कंडीशन है, फिर आप माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब इसका क्या काम है, तो ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड को ही हम लोग लेते हैं स्पेसिमेन के रूप में, सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर कल्चरिंग करेंगे तब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस का आइडेंटिफिकेशन का, तो वो इन्फेक्शन को डायग्नोज करता है, फिर गाइडलाइन ट्रीटमेंट देने में हेल्प करता है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोग्रेस, एपिडेमियोलॉजी मतलब कितना में कहाँ ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ क्योंकि अगर माइक्रोब्स का आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो फिर यह स्प्रेड भी करेगा, तो इससे बचाना कैसे, प्रिवेंट भी कैसे करना है, इस सब के लिए हमें बॉडी फ्लूइड को जो भी उसमें माइक्रोब्स का आइडेंटिफिकेशन जरूरी रहता है। अब हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका हम लोग सीधा मेथड पे ही आते हैं। ग्रोस आता है और एक माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग, कल्चर, बायोकेमिकल एंड सेरोलॉजिकल। ग्रोस में क्या होगा, इसको हम लोग बिना मैग्निफिकेशन के देख रहे हैं, बिना कोई माइक्रोस्कोप के। इसका एग्जांपल क्या है, मतलब सिर्फ देख के ही आप बता दे रहे हो, तो फीकल में जो पैरासाइट होते हैं ऑब्जर्व करके हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये है मतलब लैब में गया और कैसे आप माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, माइक्रोब को, वो वाला मेथड है। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सेकेंड मेथड, मतलब कि आइडेंटिफाई द क्वाजेटिव ऑर्गेनिज्म हेल्प रूडिमेंट्री डायग्नोसिस टू, मतलब बहुत पहले से इसे यूज़ किया जा रहा है कि सीधा आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखो और उसके स्ट्रक्चर को देखो। बट इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो हर बार देखा है उसका कौन सा बैक्टीरिया का कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कौन सा पैथोजन कैसे, तो ये ज़रूरी है। अगर एक्सपर्टी नहीं है तो मिस्टेक हो सकता है। थर्ड आता है स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग मेथड तो हम लोग पढ़ेंगे ही क्योंकि ये हमारा अलग ही टॉपिक है। तो ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अलग करता है। एक आता है एसिड फास्ट, जिसे जिल्नियसन भी बोलते हैं, मिकोलिक एसिड अलग से पाया जाता है, तो इसका भी हम लोग देखेंगे आगे। जिम्सा स्टेनिंग जो कि पैरासाइट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, इसमें लास्ट में माइक्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है। अब डोंट वरी, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम लोग आगे देखेंगे स्टेनिंग मेथड। कलर का यूज करके सेल वाल के स्ट्रक्चर अलग होना, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग करता है, फिर बेसिकली ये बैक्टीरिया के लिए ही यूज होता है। हालांकि स्टेनिंग और भी एलपीसी भी है जो कि फंजाई ये सब के लिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड क्या है, ग्रोइंग ए माइक्रोस्कोपिक मीडिया ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कल्चर करके पहले ग्रो करवाएंगे आप उसको मीडिया देके, उसको खाना पीना देके और फिर उसे देखेंगे।
ये कॉमन कल्चर मेथड कौन कौन सा है? स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड हम लोग आगे देखेंगे लाइन खींच के। और फिर आइसोलेट इंडिविजुअल कॉलोनी फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर टू डाइल्यूटिंग माइक्रो अगार सरफेस पे डाइल्यूटिंग वाला भी देखेंगे। पहले डाइल्यूट किया जाता है, फिर माइक्रोब्स को हटाया जाता है और अगार सरफेस पे उससे इंडिविजुअल कॉलोनी, एक प्योर कॉलोनी को निकाला जाता है। ये हमारा टॉपिक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा लिक्विड कल्चर। लिक्विड में डाल के, जो कि ब्रॉथ का यूज किया जाता है, मीट का जूस से सब होता है, वहाँ पे माइक्रोब्स को कल्चर करवा के आइडेंटिफाई करना। एक बायोकेमिकल टेस्ट आता है। बायोकेमिकल टेस्ट में आप क्या करते हो? सबस्ट्रेट लीडिंग ऑब्जर्व चेंजेस आप देखते हो, जैसे कि कैटालाइज टेस्ट देखा जाता है, जिसमें कि जो बैक्टीरिया अगर H2O2 को ब्रेक डाउन कर रहा है, वो उसके अंदर कैटालाइज वाला टेस्ट वो बबलिंग शो करेगा, मीन्स कि ये कैटालाइज टेस्ट पॉजिटिव है। आगे भी पैथोजन में देखेंगे। तो ये क्या है? बायोकेमिकल टेस्ट है। एक यूरियस टेस्ट है, जो कि डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूज, मतलब हाइड्रोलाइज का आप यूज़ करोगे तो वो यूरिया, अमोनिया और CO2 को में तोड़ेगा। तो इसकी वजह से एल्कलाइन कंडीशन ज़्यादा होती है। H. पाइलोरी जो है वो बेसिकली जो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है वो ऐसा काम करेगा। और ऐसा से क्या होगा कि जैसे ही ये अमोनिया सब में तोड़ेगा, अल्कलाइन नेचर होगा, तो उसे आप डिटेक्ट करके पता कर पाओगे कि हाँ यही है बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल में एलाइजा हो गया, फिर पॉलीमर चेन रिएक्शन हो गया। इस सारी मेथड से आप लेबोरेटरी मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे बैक्टीरियल ग्रोथ को। स्टेनिंग मेथड, कल्चरल मेथड आप आगे टॉपिक में पढ़ोगे। स्टेनिंग मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो टाइप ऑफ स्टेनिंग देखना है, जितने भी यहाँ पे है स्टेनिंग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। इसका बेसिकली 40 मिनट का वीडियो है, वहाँ पे मैं डेमो भी करके दिखाया हूँ, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग में कलर का यूज करके बेसिकली जो भी माइक्रोब्स है उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। क्या ऐसी ज़रूरत रही कि हमें कलर का यूज़ करना पड़ा? तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऐसे कलरलेस माइक्रोब्स दिखते हैं। तो जब हम लोग कलर डालते हैं तो वो इस पर अब ऐसे, जैसे मेरे पास ये दो चीज़ें है, ये कलरलेस जैसे वाइट है तो हमको नहीं दिख पा रही, इस पर जब मैं कलर डालूंगी तो ये अच्छे से दिखने लगेगा। तो वही इसका काम है। सो क्या है? स्टेनिंग एक टेक्निक है जो इन्हांस विजिबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम लोग कलर डाई का यूज करते हैं तो उसकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी विजिबिलिटी माइक्रोस्कोप के अंदर बढ़ जाता है। पर्पस क्या है? पर्पस हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली सिंपल सा पर्पस है कि साइज से पैसे तो आपको दिखता नहीं है, तो दिखा कैसे? कलर का यूज किया गया, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपके सामने ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, उसके साइज शेप को पता किया जा रहा है। टाइप्स कितने हैं? तो टाइप्स हम लोग देखें तो सिंपल है, डिफरेंशियल और एक स्पेशल है। सिंपल में चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सारे हमारे सिलेबस में है और ये सबको हम लोग देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या है? सिंपल स्टेनिंग को हम लोग मोनोक्रोम भी बोलते हैं और पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं। मोनोक्रोम को भी बोलते हैं। इसमें जो डाई यूज किया जाएगा सिर्फ एक, मोनो का मतलब एक और क्रोम का मतलब कलर, तो एक कलर का यूज करके स्टेनिंग करना सिंपल स्टेनिंग कहलाता है। पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्टेन होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है और जो सेल वाला है वो निगेटिव नेचर का होता है। जब डालते हैं तो रिएक्ट करके एक कलर देता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्टेन है, जो डाई है, उस पॉजिटिव नेचर का है, तो इसे पॉजिटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। यूज क्या है? वही बात है, हम लोग पहले ही देखे कि साइज से अरेंजमेंट बैक्टीरिया का देखने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे। स्टेन का एग्जाम्पल क्या है? मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रानिन, मेलाचिट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट। इतने सारे नाम है, बस यूज एक ही को करना है क्योंकि मोनोक्रोम सिंपल स्टेनिंग है। प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर कुछ नहीं करना है, एक आपको स्लाइड लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले आप इनोकुलेटिंग जो लूप है उससे आप सैंपल पे रखोगे। ये मैं डेमो भी करके उस वीडियो में दिखाई थी। इसके बाद क्या हम लोग करते हैं, हीट फिक्स करते हैं ताकि वो सैंपल हटे नहीं। इसके बाद आप क्या डालोगे, जो आपको स्टेन यूज़ करना है, कोई भी स्टेन आप जो यहाँ पे है वो स्टेन को आप डालोगे, स्टेन फ्लूट करोगे स्लाइड पे। इसके बाद 2 मिनट तक छोड़ोगे ताकि रिएक्ट कर जाए। ये सैंपल में जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और ये स्टेन का ये रिएक्ट करेंगे। तब आपको स्लाइड को वॉश कर देना है। क्यों वॉश कर देना है? एक्स्ट्रा जो कलर है, क्योंकि रिएक्ट तो हो गई, अब वो कलर को आप हटा दो। इसके बाद आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर है वो दिख जाएगी। ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेनिंग का यूज़ किया गया। डिफरेंशियल स्टेनिंग, इसमें देखोगे आप 2-3 डाई का यूज़ किया जाएगा। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है कि डिफरेंट कलर का इसमें यूज किया जाना। स्पेसिमेन किसको बोलते हैं? जो सैंपल है उसी को बोला जा रहा है। दे गिव अ डिफरेंशियल कलर टू बैक्टीरिया, अलग कलर देगा। इस मेथड में क्या है कि मतलब सबसे ज़्यादा इसी को यूज किया जा रहा है। इस
सेंटेंस का बेसिकली मतलब ये है। 2 डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है, सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग और इसके बाद एसिड फास्ट स्टेनिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में दोनों पूछता है। अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हो, हालांकि यहाँ भी आपको मैं समझाऊंगी ही। ग्राम स्टेनिंग क्या है? ग्राम स्टेनिंग का इंट्रो देखें तो यूनिवर्सल स्टेनिंग टेक्निक है, सभी जगह पे इसे यूज किया जाता है। स्टेन डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसके वजह से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अलग कर पाते हैं। नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस टेक्निक को कौन खोजे थे? हैंस क्रिश्चियन जो ग्राम्स है 1884 में इसको खोजे थे, इसीलिए इसे ग्राम पॉजिटिव मतलब ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। मॉडिफाई किए थे हैकर एंड कॉन, कुछ चीज़ों में मॉडिफाई किए थे 1921 में, लेकिन क्योंकि खोजे यही थे तो हैंस ग्राम ही बोला जाता है। वही हम लोग एसिड फास्ट का देखेंगे कि जीन लेसर बोला जाता है, क्योंकि मॉडिफाई जीन लेसर किया था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रिंसिपल सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें जो पहले सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो है वो किससे बना होता है? हम लोग पहले ही पढ़े, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर होती है। वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पहले इनर सेल होता है, फिर सेल वॉल होता है, फिर एक ऊपर से भी बेसिकली लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन उसको बोल देते हैं। इसमें जो सेल वॉल है वो बहुत पेप्टिडोग्लाइकन की थीन लेयर होती है, इसलिए कलर नहीं होल्ड कर पाता है आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लीन स्लाइड लेना है, स्मीयर बना लेना है, मतलब कि सैंपल उस पर रख के और हीट फिक्स कर देना है, जो कि सिंपल मेथड में पढ़े थे। अब 4 मेथड आपको याद कर लेना है। कि कैसे याद करोगे आप? इस ट्रिक से आप याद कर लेना। कम इन एंड स्टेनिंग, सबसे पहले इसमें क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं, तो ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये ट्रिक दे दूँगी। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं, मतलब आपने एक स्लाइड लिया, उसके ऊपर स्मीयर मतलब जो स्पेसमेन था जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया है, उसको आप स्लाइड पे रखें, फिक्स कर लिए हीट। इसके बाद आपने कलर डालना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टेनिंग हम लोग देख रहे हैं। तो कलर यहाँ पे कौन सा है? वो है क्रिस्टल वायलेट, उसका नाम है, जो कि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो सबको कलर कर दिया है वायलेट कलर में। सेकेंड स्टेप में हम लोग आयोडीन डालते हैं। आयोडीन क्या करता है? मॉर्डेंट की तरह, मतलब फिक्स करेगा इस कलर को इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। ये सब स्ट्रक्चर आपको क्या है? ये आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो तो ऐसा बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब आपको डीकलराइजिंग का यूज करना है। डीकलराइजिंग ही इसमें मेन है, जो कि इथेनॉल और एसीटोन हो सकता है। वो क्या करता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका पेप्टिडोग्लाइकन थीन है, बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन ही क्रिस्टल वायलेट को ग्राम पॉजिटिव पकड़े रहता है, जबकि इसमें थीन है उतना है ही नहीं। तो डीकलराइजर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कलर इससे हट जाता है, जिससे जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस हो जाता है। लेकिन वही इसका पेप्टिडोग्लाइकन थिक है तो वो पकड़े ही रहता है। अब क्योंकि ये कलरलेस हो गया तो अब देखो कैसे, ग्राम नेगेटिव को भी तो देखना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे एक काउंटर स्टेन का यूज़ करते हैं। काउंटर स्टेन जो है उसका नाम है सेफ्रानिन। सेफ्रानिन जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये पिंक कलर का है, तो ये ग्राम नेगेटिव जो है पिंक या फिर रेड दिखने लगेंगे, और वो जैसा का तैसा ही है, ये पर्पल कलर का ही रहता है। तो याद कैसे? इस 4 चीज़ों का आप याद रखना कि कम से क्रिस्टल वायलेट यूज़ किए सबसे पहले, फिर आयोडीन फिक्स करने के लिए तब एल्कोहल डाले डीकलराइजर के रूप में, और स्टेनिंग सेफ्रानिन काउंटर जो स्टेन है उसके रूप में डाले हैं, ताकि ग्राम नेगेटिव भी कलर हो सके और आप देख सके उससे उसके स्ट्रक्चर को। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इंटरप्रेट करते हो तो आपको क्या दिखता है? ग्राम पॉजिटिव जो है वो दिखता है आपको पर्पल कलर का, जो क्रिस्टल वायलेट की वजह से, और ये ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर का दिखता है। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशियल मेथड में जो हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग था उससे हम लोग देखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में AFB है, तो एग्जाम में AFB आएगा, एसिड फास्ट बैसिलाई का स्टेनिंग। बेसिकली इसमें जो जिसके लिए यूज़ किया जाता है वो TB का बैक्टीरिया है और एक लेप्रोसिस का बैक्टीरिया है। वो दोनों बैसिलस शेप का होते हैं, रॉड शेप का होते हैं, इसीलिए इसे एसिड फास्ट बैसिलाई, 2 ही बैक्टीरिया इससे बेसिकली TB का बैक्टीरिया को जाना जाता है और लेप्रोसिस का। सो AFB जो है इस स्टैंड फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई स्टेन इज अ लेबोरेटरी टेक्निक। लैब में परफॉर्म किया जा रहा है इसे लेबोरेटरी टेक्निक। किस लिए यूज़ किया जाता है? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब जो ग्राम बेसिकली एसिड फास्ट जो जिससे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, वो डीकलराइजर जब यूज़ करते हैं, ये अलग मेथड है, प्लीज़ आप समझिएगा। वहाँ आप छोड़ दिए, अब हमें एसिड फास्ट के लिए अलग कलर अलग। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
कि पेप्टाइडोग्लाइकन का होना, थिक होना और थिन होना, तो वो तो ग्राम पॉजिटिव से हमें पता चल गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेल वॉल पे एक मिकोलिक एसिड का बेसिकली स्ट्रक्चर आ जाने से ना तो ये ग्राम पॉजिटिव आ पाते हैं, ना मतलब उनके ऊपर स्टेन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसीलिए इसमें जो है वो अलग हम लोग स्टेन, अलग कलर का यूज करते हैं, जो कि अलग ही मेथड ही हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। सो क्या है कि और इस मतलब का भी, इसका भी समझ में आएगा कि एसिड फास्ट क्यों बोल रहे थे जब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी। इसका देख लेते हैं कि ये डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को डिफ्रेंशिएट कर रहा था, इसमें हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। डिस्कवर किसने किया था, पॉल इलरिच 1982 में किए थे, बट मॉडिफाई किए थे जिल नील्सन। तो इसको बोला जाता है जिल नील्सन स्टेनिंग, भी साथ में बोला जाता है एसिड फास्ट के साथ जिल नील्सन भी। उसको ग्राम खोजे थे तो ग्राम ही नाम है, मॉडिफाई वाला नाम नहीं था, लेकिन ये मॉडिफाई किया था उसके नाम पे इसे जिल नील्सन भी स्टेनिंग भी बोला जाता है। प्रिंसिपल अगर आप देखो तो जैसा कि मैं आपको बताई, टीबी का बैक्टीरिया जिसको नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक है माइकोबैक्टीरियम लैप्राई जो कि लेप्रोसिस कॉज करता है और टीबी कॉज कर सकता है। ये दोनों बैसिलस शेप के, रॉड शेप के होते हैं, इसीलिए एसिड फास्ट बैसिलाई आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि और देखें तो नोट टेक का सिंपल स्टेन, जैसा कि आपको बताई कि वो जो था वो दोनों के लिए मतलब सेफ्रानिन, क्रिस्टल वायलेट, ये सब कुछ इस पर काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया, क्योंकि इसके सेल वाल पे एक अलग ही स्ट्रक्चर है, वेराइटी सेल वाल पे मिकोलिक एसिड पाया जाता है। तो ये सिंपल स्टेन तो नहीं लिया, सेफ्रानिन और क्रिस्टल वायलेट से वजह से तो इनके स्ट्रक्चर दिख ही नहीं पाई। तो फिर जो भी थे वो दिमाग लगाएं और क्या किया कि कार्बन फ्यूसिन का यूज़ करते हैं, इसको हॉट करके, कंसनट्रेटेड करके, जिसके कारण स्टेन में ये फिर ये कलर इसका आया, ब्राइट रेड दिखने लगा। कलर यूज ही क्यों कर रहे हैं, स्टेन यूज ही क्यों कर रहे हैं, ताकि वो बैक्टीरिया कलर हो, उसके स्ट्रक्चर दिख पाए। अब जहाँ टीबी का बैक्टीरिया और लेप्रोसिस का बैक्टीरिया इतना खतरनाक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना जरूरी था, सब चीज़ें इसकी जानना जरूरी था, तो ये बहुत मुश्किल से इसके स्ट्रक्चर जान पाए थे। तभी आप स्ट्रक्चर जानोगे तभी आप इसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट जान पाओगे। सो आखिर कैसे क्या हुआ था, सबसे पहले आपने स्लाइड लिया, सिंपल डाला, फिक्स कर लिया, जो सिंपल से ही चले आ रहा है। आप क्या करेंगे कि हम लोग कार्बन फ्यूसिन इस स्लाइड पे डालेंगे। तो कार्बन फ्यूसिन डालने से ध्यान रखना है, यहाँ पे एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कलर चेंज किए हैं, मतलब कलरफुल हो गया। एप्लीकेशन ऑफ फीड मॉर्डेंट की तरह, जैसे वहाँ पे आयोडीन यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये पर्पस होता है कि कुछ देर के लिए स्टीम किया जाता है, ज़्यादा भी स्टीम नहीं करने तो ये जल जाएगा। जो भी स्मेयर आप रखे हो तो उसको हीट फिक्स कर रहे हो, तो ये मिक एसिड के अंदर वो बेसिकली हीट की वजह से जा पाता है। तो जो एसिड फास्ट है उसके अंदर ये चला गया, और यहाँ पे जो नॉन एसिड फास्ट है उसके अंदर तो मिकोलिक है नहीं, उसका कोई ऐसा लोचा है नहीं। थर्ड स्टेप में जिस तरह से वहाँ पे एल्कोहल का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी एसिड के साथ एल्कोहल का यूज़ करेंगे, जिसमें 3% HCl और एल्कोहल रहेगा। ये डीकलराइजर के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो नॉन एसिड फास्ट है, इस डीकलराइजर की वजह से कलर छोड़ देता है, और फिर जब हम लोग यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू डालते हैं तो नॉन एसिड फास्ट हमें ब्लू कलर का दिखता है। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, एसिड फास्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही जुड़ा है कि फास्टिंग में आप लोग जैसे अनाज ग्रहण नहीं करते हो, उसी तरह से ये एसिड के वजह से अपने अंदर इसको ग्रहण ही नहीं किया, मतलब डिकलराइज हो ही नहीं पाया, कलर जो था वो कलर रहा, तो इसलिए इसे एसिड फास्ट बोलते हैं। और जो छोड़ दिया था जिसे नॉन एसिड फास्ट बोलते हैं, उसको भी देखना जरूरी था। तो कॉन्ट्रास्टेंट क्या यूज किए हम लोग, मिथाइलिन ब्लू। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो ब्राइट रेड आपको दिखेगा, और जो यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू की वजह से जो कॉन्ट्रास्टेंट डाले हो वो आपको कैसा दिखेगा, डार्क ब्लू कलर का। तो ये था एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। स्पेशल स्टेनिंग के अंदर हमें कैप्सुलर स्टेनिंग और इंडोर। सो कैप्सुलर स्टेनिंग को हम लोग निगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में है, तो कभी कैप्सुलर की जगह निगेटिव भी आ सकता है। क्यों ऐसा बोला जाता है निगेटिव स्टेनिंग, इसमें कैप्सूल को बेसिकली देखते हैं। कैप्सूल कोई भी स्टेन से, जितने भी आप स्टेन यूज किए, किसी से भी कैप्सूल का स्ट्रक्चर पता ही नहीं कर पा रहा था, चल पा रहा था, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा कैप्सुलर है कौन सा नॉन कैप्सुलर बैक्टीरिया है। तो किए क्या कि अब कैप्सूल क्यों नहीं स्टेन हो पा रहा था,
क्योंकि इसके अंदर ना मतलब हम लोग देखे थे कि सेल वाल की वजह से जो स्टेन है वो रिएक्ट नेगेटिव होता है, इधर से पॉजिटिव यूज करे तो रिएक्ट करके कलर चेंज कर रहा है। लेकिन जो कैप्सूल जो होता है वो जो है वो बेसिकली आयन मतलब कोई नॉन आयनिक होता है। यहाँ पे इसके ऊपर आयन होते ही नहीं है, तो कोई कलर इस पर काम नहीं कर रहा था। तो अब किया क्या जाए, आपके पास ऑप्शन है, लाइक मेरे पास मेरा नील है और मेरा हैंड है, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर के हैं। मैं अपने हैंड को कलर नहीं कर सकती, बट हमें डिफ्रेंशिएट करके देखना है। तो मैंने क्या किया, अपने नेल को कलर कर लिया, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो अगर मैं हैंड को कलर करती तो ये पॉजिटिव था, अगर मैं नेल को की तो नेगेटिव। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें जब ये नॉन आयनिक है, ये हमें नहीं पता चल रहा है, कैप्सूल को हमें क्या ये करना है, तो ये नहीं पता चल पा रहा है, कलरलेस है। तो हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड को बेसिकली यहाँ पे कलर कर दिया जाता है, जिससे ये कुछ इसके स्ट्रक्चर दिखने लगती है, चमकता हुआ दिखने लगता है। तो अगर आप इसके कैप्सूल को करते तो ये पॉजिटिव था, लेकिन ये नहीं कर पाया तो निगेटिव आपको मजबूर होकर आप बैकग्राउंड को करना पड़ा, इसीलिए निगेटिव स्टेनिंग बोलते हैं। सो कैप्सूल सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो आउटर कवरिंग है, बता चुकी हूँ, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट होता है। विरुलेंस फैक्टर बेसिकली पैथोजेनिक, इसका पैथोजेनिसिटी और बढ़ाएगा। पैथोजेनेटिक में हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिट 3 है। इन निगेटिव स्टेनिंग द बैकग्राउंड कलर किया जाता है, बैक्टीरिया रिमेन कलरलेस रह जाता है, कैप्सूल उसका कलरलेस रह जाएगा। प्रिंसिपल क्या है कि कैप्सूल जो है वो नॉन आयनिक है, सो उस पर एसिडिक बेस से कोई स्टेन काम ही नहीं कर पाया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि विजुअलाइज देम स्टेन बैकग्राउंड यूजिंग एसिडिक, जो कि निग्रोसिन है, इंडिया इंक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इन लोग का यूज़ करके बैकग्राउंड को कलर मतलब ब्लैक किया जा रहा है इसमें। सो मेथड क्या है कि निग्रोसिन जो है एसिडिक डाई है, जो कि मिक्स्ड स्पेसिमेन, क्लीन स्लाइड, स्पेसिमेन और ये दोनों के एक साथ रख के आप क्लीन स्लाइड पे रखोगे। लिप ड्राई ईयर मतलब ड्राई करना ज़रूरी है। और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो बैक्टीरिया जो है सीन ब्राइट एंड ऑब्जेक्ट अगेन डार्क, बैकग्राउंड डार्क कर दिया गया है तो बैक्टीरिया हमें ब्राइट अच्छे से दिख रहा है। तो ये था नेगेटिव वाला। अब एक स्टेनिंग स्पेशल था, स्पोर स्टेनिंग। स्पोर क्या है, स्पोर जो है वो बेसिकली स्पोर हम लोग देखे थे कि डिफरेंट कंडीशन, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो तो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए तब भी जिंदा रह लेगा। जैसे ही अच्छा इन्वायरमेंट आएगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा, वो फिर से ग्रोथ कर लेगा। तो कौन से बैक्टीरिया कब स्पोर फॉर्म कर रहा है उसको भी स्टेनिंग करना जरूरी था, तो उसके लिए अलग मेथड है। सो स्पोर स्टेनिंग डिफरेंशिएट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम स्पोर, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल जिसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ऐसा आप समझो। जब बैक्टीरिया ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया है, इससे बहुत सारा खाना मिल रहा है, तो इससे जो बैक्टीरिया सेल जो अदर आ रहे हैं उसको हम लोग वेजिटेटिव बोल रहे हैं, जो कि न्यूट्रिशन मतलब इसको न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन जब इससे न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा बैक्टीरिया इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बहुत बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये जो अलग ये स्पोर का फॉर्म कर लेगा। इस टाइप के जो सेल बनेंगे वो बहुत ही रिजिड बनेगा और उसको नॉन फास्टिड मतलब उसको खाना नहीं चाहिए, तो ये स्पोर है। सो हम लोग देखते हैं कि ये स्पोर बनाया है फिर वेजिटेटिव सेल है, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए क्या होता है। स्पोर है क्या, तो बैक्टीरियल स्पोर रिजिड एंड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि स्पोर को स्टेन हम लोग कलरफुल कर सकते। 2 मेथड है बेसिकली स्पोर को स्टेनिंग करने के लिए, एक है स्कैफर फॉल्चन और एक है डॉर्नट मेथड। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है एंडोस्पोर को जब हम लोग को स्टेन करना हो तो। इसे कौन बताए हैं, अलाइस बे स्कैफर एंड मैकडोनाल्ड फॉल्चन, इसीलिए नाम भी है इसका इसी तरह से। सिंपल है, जैसा हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में काउंटर स्टेन आएगा, सब चीज़ आएगी। सबसे पहले यूज़ करेंगे हम लोग मैलाचिट ग्रीन, मतलब सिंपल रख लिया, हीट फिक्स कर लिया, आप मैलाचिट ग्रीन डालोगे। मैलाचिट ग्रीन डालने के बाद फिर आपको वाटर डालना होता है डीकलराइजर, मतलब कुछ देर के लिए फिक्स करने के लिए मॉर्डेंट के रूप में। आप देखो आप किए क्या, स्मेयर बनाए, फिर आप यहाँ पे मैलाचिट ग्रीन डालोगे, स्टीम करोगे, डीकलराइजर यहाँ पे वाटर यूज होगा, तो जो वेजिटेटिव सेल है डीकलराइजर की वजह से कलर छोड़ देगा और वो मैलाचिट ग्रीन कलर का होता है, तो स्पोर ग्रीन कलर के ही रह जाते हैं। अब इसे भी देखना जरूरी है, तो आप सेफ्रानिन डालें जो कि पिंक कलर का होता है, तो वेजिटेटिव सेल जो है ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर,
तो ग्रीन दिखता है। ध्यान क्या रखना है, प्राइमरी स्टेन यहाँ पे मैलाचिड ग्रीन यूज होता है, कॉन्ट्रास्टेंट सैफ्रॉन यूज होता है। सेकंड मेथड है डॉर्नर मेथड। अल्टरनेटिव मेथड है स्पोर स्टेनिंग करने के लिए, यह काम नहीं किया तो हम लोग इसे लेंगे। डॉर्नर जो है 90-20 में बताए थे, इसीलिए इसे डॉर्नर मेथड बोला जाता है। प्राइमरी स्टेन इसमें क्या है, कार्बल फ्यूसिन, डिकलराइजर एसिड एल्कोहल और कॉन्ट्रास्टेंट जो है निक्रोसिन यूज किया जाएगा। और वही मेथड से स्पोर हमें यहाँ पे रेड दिखेगा और सेल कलरलेस दिखेगा। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड, थोड़ा सा इसमें कलर बैकग्राउंड है सबका है, वो आप देख लेना जो इस पे ही वीडियो था, क्योंकि अब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस आप इतना भी ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में इतना लिखने के लिए काफ़ी है कि स्पोर रेड दिखेगा और सेल जो है कलरलेस। अलग से हमें LPCB और बेसिकली KOH माउंट, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो LPCB क्या है, लैक्टोफिनाइल कॉटन ब्लू स्टेनिंग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। यह फंजाई को देखने के लिए यूज किया है, इसीलिए हम लोग टाइप ऑफ स्टेनिंग में नहीं देखे, बेसिकली बैक्टीरिया के लिए था, ये फंजाई के लिए। प्रिंसिपल क्या है, माउंटिंग, LPCB माउंटिंग का मतलब क्या है, सारे इक्विपमेंट को असेंबल आप कर लिए और मेकिंग फंगल कल्चर दस हेल्पिंग अ फंगल आइडेंटिफाई, फंगल को इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा, कल्चर करवा के, पहले ग्रोथ करवाया जाएगा तब आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। स्टडिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ये बता रहा है कि क्या स्टडी करते हो, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है माइक्रोस्कोप के अंदर इस मेथड में देखते हैं। LPCB बहुत बड़ा नाम है ना, इतना बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और उसका अलग अलग रोल होता है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, फिनॉल होता है जो कि डिसइंफेक्शन की तरह काम करता है। डिसइंफेक्शन भाई किसको करना है, मतलब कि और अदर माइक्रोब्स, जैसे आप सैंपल लिए उसके इर्द गिर्द और अलग चीज़ें हैं उसे हटा देगा और माइक्रोब्स को हटा देगा, ताकि आप सिर्फ फंजाई को आप पता कर सको, उसी को कल्चर करवा के। लैक्टिक एसिड होता है जो कि फंगल के मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखता है। ग्लिसरॉल जो है वो हेल्प द प्रिवेंशन ड्राइंग, ड्राई करके रखेगा, प्रिवेंट करके बेसिकली रहेगा ताकि ड्राई वो ना हो। कॉटन ब्लू एक आता है, कॉटन ब्लू इसके अंदर आता है, उसका क्या काम है कि फाइनली एक कलर देगा फंगल एलिमेंट को, जिसके कारण वो स्ट्रक्चर दिख पाए। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 1 ड्रॉप ऑफ LPCB, ये जो है ये सारे कंपोनेंट जिसके अंदर रहेगा उसको आपको पुट ऑन अ माइक्रोस्लाइड के ऊपर लेना है। फिर आपको इनॉक्युलेटिंग जो लूप होता है उससे फंगल ग्रोथ जो आप कल्चर में करवाए रहोगे इस स्लाइड के ऊपर डालना है, और जो कि पुट ऑन अ ड्रॉप ऑफ LPCB प्लस, मतलब कि पहले से LPCB आप देखें ना कि यहाँ पे लिए हो, इनॉक्युलेटिंग लूप से सैंपल को डाल देना। इसके बाद एक स्लीप से कवर भी कर देना होता है ताकि बबल्स जो है उसको फॉर्मेशन को अवॉइड किया जाए। अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, जो भी फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल साइज, शेप, स्ट्रक्चर वो आपको दिख जाएगी। ये है LPCB मेथड। ध्यान रखना है आपको किसके लिए किया जाता है और फुल फॉर्म क्या है, क्या सबका रोल है। नेक्स्ट देख लेते हैं KOH माउंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो इसका मतलब होता है ये KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, डर्मेटोलॉजिकल जो फंगल इन्फेक्शन है, बेसिकली स्किन का, हेयर का, नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं तो उसके सैंपल को लेके और KOH डाल के, मतलब सैंपल को पहले डिजॉल्व किया जाता है KOH के वजह से और देखा जाता है उसके स्ट्रक्चर को। प्रोसीजर क्या है कि मिक्स स्पेसिमेन प्रॉपरली, सबसे पहले स्पेसिमेन को आप मिक्स करोगे, फिर जो है वो सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप पे स्लाइड पे प्लेस करोगे और 10 ml पुट ड्रॉप KOH स्पेसिमेन, मतलब कि कितना लेना है, तो 10% सॉल्यूशन जनरली, मतलब कि नॉर्मल हो, जैसे कि स्किन का हो और हेयर का हो तो 10% लेंगे कि, और अगर ये नेल लिए हो तो नेल हार्ड स्ट्रक्चर है तो इसके लिए ज़्यादा KOH लेना पड़ता है। और फिर उसको ढक देंगे कवर स्लिप से। ऑब्जर्व आप क्या करोगे, अंडर माइक्रोस्कोप रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है उस आखिर है कौन सा, किसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा माइक्रोस्कोप। कुछ नहीं किया गया है, स्पेसिमेन को स्लाइड पर रख के KOH डाल के डिजॉल्व किया गया है, और जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख रहे हो तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जा रहा है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कल्चर मीडिया देखेंगे, फिर प्योर कल्चर देखेंगे, फिर एनारोबिक कल्टिवेशन देखेंगे बैक्टीरिया। कल्चर मीडिया क्या है, बेसिकली कल्चर तो समझ में आ रहा है कि ग्रोथ करवाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यूनिट 1 से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। मीडिया का मतलब क्या है, मीडिया का मतलब है मीडिया आपके लिए क्या काम कर रहा है, बेसिकली इसको आप सोर्स मानते हो, इन्फॉर्मेशन आपको देती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स की तरह, न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह काम करेगा। न्यूट्रिएंट वो मिलेगा तो वो ग्रोथ करेगा। इन विट्रो मतलब लैब के बाहर, इन विवो बॉडी के अंदर हम लोग जानते हैं, इन विट्रो मतलब लैब में, बॉडी से बाहर। सो मीडिया जो एक सोर्स है न्यूट्रिएंट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो, लैब में न्यूट्रिएंट दे के उसका ग्रोथ करवाना, ये कल्चर मीडिया।
डेफिनेशन में भी वही सारी बातें हैं कि ऐसा आप मीडिया के रूप में एक सब्सटेंस लेते हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, आगे हम लोग देखेंगे। वो नेसेसरी वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि नेसेसरी है उसके ग्रोथ के लिए, और माइक्रो ग्रोथ और मल्टीप्लाई करता है लेबोरेटरी सेटिंग में। प्रिपरेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सो करना क्या है, मतलब आप खाना जब बनाते हो तो उसके खाना के लिए न्यूट्रिएंट ही दे रहा है। तो खाना जब आपको बनाना हो तो आपके यहाँ मतलब जैसे आपको हॉस्टल में 10 kg चावल आया है, आपको 2 kg बनाना है, तो सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट होना चाहिए। चावल दाल सब्जी आप बनाना तो वो सारे इंग्रेडिएंट होना चाहिए, उसके आप मेजर करते हो। फिर डिजॉल्व मतलब कि उसे जैसे कि पानी में डाल के चावल को बनाया जाता है, जो सारी चीज़ें वो सब किया जाता है। बेसिकली समझाने के लिए मैं बताई हूँ। सो क्या करते हैं, सबसे पहले वो लेंगे चीज़ें जैसे कि पेप्टन है, ईस्ट है, एक्सट्रेट अगर जिसमें वो ग्रोथ करेगा तो वो गैदर कर ली कि हमको चाहिए क्या, उसको वेइंग करना है, मेजर करना है, माप लेना है जितना रिक्वायरमेंट है, फिर डिजॉल्व करना रहता है। जो अगार है बेसिकली वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसे पहले डिजॉल्व किया जाता है, वाटर में लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। फिर एडजस्टिंग पीएच देखे थे कि अलग माइक्रोब्स के लिए अलग पीएच चाहिए हो, तो वो आपको पीएच भी देना होगा तभी वो ग्रोथ कर पाएगा। स्टरलाइजेशन क्या है कि फॉर एलिमिनेट अनवांटेड, मतलब कि आपको एक ही चीज़ को सिर्फ ग्रो करवाना है, या फिर जो आप यहाँ देख रहे हो इंग्रेडिएंट जो लाए हो, कहीं से भी लाए हो, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करवाना है। अदर उसके अंदर हो सकता है कि कोई और माइक्रोब्स हो, क्योंकि हर एक सरफेस पे हर एक जगह पे माइक्रोब्स होते हैं, तो उसके लिए स्टरलाइज करवाना है ताकि अदर माइक्रोब्स मीडिया से हट जाए, उस न्यूट्रिएंट से हट जाए। फिर डिस्पेंसिंग, अगार को फिर एक प्लेट में डिस्पेंस किया जाता है, पेट्री डिश जो भी है उस फिर फ्लास्क उसके ऊपर फैलाया जाएगा। फिर जो अगार बेसिकली है उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे वो हो जाएगा। फिर स्टोर करोगे, स्टोर क्यों करोगे, जब सैंपल आएगी तब डालोगे, मतलब स्टोर किया जाता है डार्क प्लेस पे जितना देर तक नीड है, जब तक सैंपल आने, फिर उसके ऊपर सैंपल डाल दिया जाता है। तो ये प्रिपरेशन था कि कैसे खाना बन रहा है, बेसिकली कैसे उसके लिए न्यूट्रिएंट आकर तैयार किया जा रहा है, मीडिया कैसे तैयार किया जा रहा है। 2 देखना था हमें हमारे सिलेबस में, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में हम लोग लेते हैं यूरिन को या फिर ब्रॉथ को। ब्रॉथ क्या है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को हम लोग लेते हैं। इसमें फैटलेस मिल्क, बेसिकली फैट का जूस रहता है, वाटर रहता है, पेप्टॉन रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। पीएच 7.3 एक एग्जाम्पल लिया गया है कि ये जितने भी माइक्रोब्स आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में जो कि लिक्विड है उसमें ग्रोथ करते हैं, उसके लिए ये सब न्यूट्रिशन देता है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि मतलब लिक्विड मीडियम में अच्छे से वो दिख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसका खोज कौन किए थे, फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे लुईस पास्चर लिक्विड मीडियम का खोज किए थे माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। तो इसका ड्रॉबैक आ गया। सॉलिड मीडिया फिर बाद में खोज हुआ। तो सॉलिड मीडिया क्या है कि जब हम लोग लिक्विड मीडियम में कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट डाल देंगे तो वो सॉलिड मीडिया बन जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है 2% अगार को डालना। एडवांटेज क्या है कि इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अच्छे से दिख पाता है। इसका एग्जांपल न्यूट्रिएंट अगार, मेकोंकी अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। एक सेमी सॉलिड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप लिक्विड में सिर्फ 0.5% अगार को यूज़ कर रहे हो तो जली कंसिस्टेंसी हो जाता है, जिसे हम लोग सॉलिड सेमी सॉलिड मीडिया बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन था कंसिस्टेंसी के। सेक्शन में देखना है टाइप्स ऑफ मीडिया, जितने भी हैं सबको हम लोग देख लेंगे। पहला आता है सेमी सिंथेटिक, नेक्स्ट आता है सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में इतना ध्यान रखना, सेमी सिंथेटिक आप जब भी कोई ये क्या बोलते हैं, कोई भी समान वस्तु को देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन के द्वारा मॉडिफाई किया गया, मतलब काम करेगा और आधी चीज़ें नेचुरल रहेगी। तो इसमें ये क्या है कि जो कंटेंट मीडिया के लिए यूज किया जाएगा वो बेसिकली नेचर से लिया जाएगा। कॉल्ड अनडिफाइंड मीडिया, मतलब कि आप सब चीज़ों को नहीं जान पाते हो। इसमें ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसमें कुछ नोन होता है और कुछ अननोन होता है। टिपिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट जैसे कि ईस्ट, एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन और सीरम का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा पोटैटो, डेक्स्ट्रोज अगार एंड मेकोंकी अगार। नेक्स्ट हम लोग सिंथेटिक, इसमें इतना ध्यान रखना ना कि इसमें प्राकृतिक चीज़ों को भी नेचुरल चीज़ों को भी यूज किया जा रहा है और कुछ ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, यही है सेमी सिंथेटिक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है तो एग्जाम्पल था। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक मीडिया। सेकेंड, सिंथेटिक का मतलब क्या है, पूरा ही ह्यूमन बनाया है, जितने भी कॉम्पोजिशन है उस मीडिया में वो ह्यूमन जानता है। इसका एग्जाम्पल है जेपैक्टॉक्स मीडियम, जो कि साइनोबैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा सिंपल या फिर बेसल मीडिया। इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल है और इसका यूज किया जाता है, हमेशा रूटीनली यूज किया जाता है। ये नॉन फास्टिडियस, मतलब कि
इसमें सिंपल है, कम न्यूट्रिएंट रहते हैं। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है जिसको उतना ज़्यादा चाहिए ही नहीं न्यूट्रिएंट, तो आप कम न्यूट्रिएंट देके उसको ग्रोथ करवा रहे हो। क्या एग्जांपल है? पेप्टोन वाटर, जो कि पेप्टोन वाटर में क्या रहता है? पेप्टोन 1% रहता है, NaCl रहता है और वाटर रहता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट तो आपको दिख नहीं रहा। अब इसी में आप अगार ये सब डालोगे तो न्यूट्रिएंट बन जाएगा, फिर ब्लड डालोगे तो ब्लड अगार बन जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखते हैं इनरिच मीडिया में देखेंगे। सो इनरिच मीडिया क्या है? बहुत सारे समृद्ध मीडिया है, बहुत सारी चीज़ों को डाला जाएगा। ब्लड सीरम एक को बेसल मीडिया में डाल जा रहा है, मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स आप बेसल जो सिंपल मीडियम था उसमें आप यूज़ कर रहे हो तो इनरिच है। जैसे इसका एग्जांपल है ब्लड अगार। पेप्टोन वाटर आप सिंपल में यूज़ कर रहे थे, वहीं पे अगर मीट डाल दिए, अगार डाल दिए तो उससे न्यूट्रिएंट अगार बोला जाएगा। अब 95 ml न्यूट्रिएंट अगार में अगर 5 ml आप ब्लड को डाल देते हो तो ये ब्लड अगार बन जाता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 45 डिग्री सेल्सियस। एक चॉकलेट अगार आता है। यही सारी चीज़ों को 95% न्यूट्रिएंट अगार है जिसमें एक कॉम्पोजिशन है, और 5 ml आप सिर्फ ब्लड को डाल रहे हो, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको 45, ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा आप टेम्परेचर यूज करते हो, ज़्यादा किसी चीज़ को पकाते हो तो जला जला दिखता है ना, तो इसी तरह का तो चॉकलेट होता है, तो इसी वजह से चॉकलेट अगार बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में क्या होगा कि माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोका जाएगा, मतलब एक को ग्रोथ करवाना है, बेसिकली इस पर ध्यान दिया जाता है कि दूसरे को रोकना है। सो अनवांटेड माइक्रोब्स को रोकना है। इनहिबिशन क्यों होता है? कुछ चीज़ों को ऐसा ऐड किया जाता है, जैसे बाइल सॉल्ट से कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक। डाई का पीएच का मतलब कि पीएच कोई 7 पे ग्रोथ कर रहा है, अब उसको 3 दे रहा हो तो वो तो नहीं ग्रोथ कर पाएगा, तो मतलब जो 3 पे ग्रोथ कर रहा है 3 पीएच करके, जो 7 पे, तो उसको मारना है, ऐसा इसका मोटो रहता है। एग्जाम्पल है मैकॉन्की अगार में बाइल सॉल्ट रहता है जो कि इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, सिर्फ ग्राम निगेटिव ही ग्रोथ करे, क्योंकि बाइल सॉल्ट यहाँ पे जो यूज हो रहा है ग्राम पॉजिटिव को मार देगा। सो ये सेलेक्टिव आइसोलेशन है इंटेरोबैक्टीरिया से, मतलब कि जो इकोलाई जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसके लिए यूज़ किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि बाइल सॉल्ट से इसको एलर्जी है। एक PPLO मीडियम आता है, PPLO माइकोप्लाज्मा के लिए यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं था, अब पीछे वीडियो करके देखो, जो कि एक्सेप्शन था, सेल वाल नहीं था। पेनिसिलिन यहाँ पे यूज हम लोग कर लेंगे। पेनिसिलिन क्या करेगा? इसके अंदर तो सेल वाल है नहीं, पेनिसिलिन सेल वाल पे काम करता है, एंटीबायोटिक है। तो जितने भी अब अदर बैक्टीरिया आएंगे भैया वो तो मर ही जाएंगे, क्योंकि पेनिसिलिन उन्हीं को मारने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो सिलेक्टिव में आप ध्यान रखना कि बेसिकली ध्यान देगा कि इनहिबिशन करवाना है, कोई अदर आ ना जाए। नेक्स्ट आता है इनरिचमेंट मीडिया। ये तो इसमें भी बेसिकली बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहेंगे, लेकिन एक ग्रोथ पे ध्यान देगा, और ये भी सिर्फ सेलेक्टिव माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाएगा। आप सेलेक्टिव को करवाएगा तो इसमें भी है कि अनवांटेड बैक्टीरिया का इनहिबिट करेगा ग्रोइंग है, लेकिन वो बेसिकली ऐसे मटेरियल यूज़ कर रहा था ना जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया को मारना। जैसे पेनिसिलिन का क्या उसमें काम है कि वो अदर जो भी जिसमें सेल वाल होते हैं वो मर जाए बैक्टीरिया, जिससे माइकोप्लाज्मा अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। एक ही को ग्रोथ हमें करवाना है। इसमें क्या होगा, एग्जांपल देखो आप, इस ग्रोथ पे ध्यान देगा। जैसे कि जो सेलेनाइट एफ ग्रोथ है वो डच आइसोलेशन साल्मोनेला टाइफी जो कि फीकल सैंपल से निकाला जाता है, और इस सेलेनियम का इसमें क्या काम है कि ये डिजायर ऑर्गेनिज्म जो साल्मोनेला टाइफी है उससे ग्रोथ करवाए, ना कि इसका ध्यान ऐसा नहीं था कि कोई अदर को मारने का काम था। तो ध्यान रखिएगा कि सिलेक्टिव और एनरिचमेंट क्या है, वो मारने पे ध्यान दे रहा है, ये ग्रोथ करवाने पे ध्यान दे रहा है। दोनों एक ही है, मिलता जुलता ही है, बस डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दी। लास्ट हमारा डिफरेंशियल मीडिया है। इसमें सबस्टांस जो है वो इनकॉर्पोरेटेड इन द इनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट बैक्टीरिया को पता कर पाना कैसे। ब्लड अगार हम लोग लेते हैं, ये ब्लड अगार इसे आप मान लीजिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे आप डालोगे तो वो पूरा इस ब्लड अगार को हीमोलाइसिस कर देगा। ब्लड में ब्लड है उसको तोड़ देगा, तो कलर कैसा हो जाएगा, इस ब्लड अगार का येलो कलर हो जाएगा। तो वो शो करता है कि जिस तरह का बैक्टीरिया है वो बिट्टा है जो कि कंप्लीट हीमोलाइसिस कर रहा है और येलो कलर कर दे रहा है। एक आता है अल्फा हीमोलाइटिक। बेसिकली ये क्या है कि एक तरह का जो बैक्टीरिया आप डाले हो ना, ये मैकोंकी अगार को ग्रीन कलर का दिखाएगा। अगर ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, इसका ये शो करता है कि पार्शियल हीमोलाइसिस हुआ है ब्लड अगार का, इसीलिए ग्रीन कलर का दिखा रहा है। तो बोला क्या जाता है कि ये अल्फा टाइप के बैक्टीरिया है जो कि पार्शियल हीमोलाइसिस करते हैं ब्लड अगार के, जिसके कारण ब्लड अगार ग्रीन कलर का दिख रहा है। वही जो कंप्लीट कर दे रहा है उसे वो येलो कलर दिखाता है ब्लड अगार को, उसे हम लोग बीटा हीमोलाइटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गामा जो है वो कोई हीमोलाइसिस, कोई भी जैसा था ब्लड अगार वैसा ही रहेगा और किसी तरह का कोई हीमोलाइसिस नहीं है, तो वो गामा टाइप के हैं।
तो ये देख रहे हो, ये मीडिया का यूज ब्लड अगार का मीडिया की तरह काम कर रहा है और अलग अलग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। नेक्स्ट मैकोंकी अगार इसका सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें देखा जाता है कि जो पिंक कर दे मैकोंकी अगार को उसको लैक्टोज फर्मेंटिंग बोलेंगे, और जो पेल करे वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बोला जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये प्योर कल्चर में ट्यूब डायलेशन, पोरस पेट, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सो प्योर कल्चर टेक्निक अलग ही वीडियो है और थोड़ा मतलब अच्छे से मैं बताई हूँ। यहाँ पे हम लोग रिवीजन के तौर पे ही देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। प्योर नाम सुनते ही आप क्या समझते हो? सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए। जब आप दूध बोलते हो दूध वाले भैया को कि भैया प्योर दूध लाइएगा, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि सिर्फ दूध होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से सिर्फ एक माइक्रोब्स के कॉलोनी को ग्रोथ करवाना इस कल्चर में, उसको हम लोग प्योर कल्चर बोलेंगे। मेथड है अलग अलग, क्योंकि अब प्योर सिर्फ एक ही माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स है, सिर्फ एक माइक्रोब्स को हमें ग्रोथ करवा के उसको पहचानना है, तो हमें बहुत सारे मेथड का यूज़ करना पड़ता है। वही मेथड को हमें बस पढ़ना है। सबसे पहले ट्यूब डाइल्यूशन मेथड पढ़ना है। इसे सीरियली डाइल्यूटेड मिक्स भी बोलते हैं, मिक्स्ड कल्चर या फिर लिक्विड मीडिया बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट ट्यूब आप देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में। इसमें क्या करते हैं, एक में सैंपल रहेगा, सैंपल को अलग अलग ट्यूब में डालेंगे और बेसिकली वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे सिर्फ हमें एक माइक्रोब्स है। एग्जाम्पल के लिए हमें ऐसा समझना है कि ओरिजिनल सैंपल हम लोग लिए हैं जो कि 10 ml में हमें 1000 माइक्रोब्स मिल रहा है। आप कैलकुलेट आप करो, अगर 10 ml में 10,000 माइक्रोब्स है तो 1 ml में कितना होगा? सिर्फ 1000 माइक्रोब्स। तो इसमें से इसमें डालेंगे, जो कि पहले से इस ट्यूब में हमें रखना है 9 ml नॉर्मल सलाइन, इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं है। अब 1 ml जो इसमें से डाले जिसमें 1000 बैक्टीरिया था, अब 10 ml के अंदर इसके अंदर अलग से कोई था नहीं, इस 1 ml की वजह से 1000 आया है, तो अब 10 ml में 1000 बैक्टीरिया आ गई, माइक्रोब्स जो भी आपको समझना है आ गया। अब यहाँ पे 10 ml में, अब 10 ml हो गया ना, क्योंकि पहले से 9 ml था, तो 10 ml में अगर 1000 है तो 1 ml में कितना होगा? सिर्फ 100। तो 1 ml डाल रहे हैं, पहले से इसमें नॉर्मल सब में 9 ml नॉर्मल सलाइन है। अब डालते जा रहे हो, इसमें कितना आया? यहाँ इस 1 ml की वजह से 100 इसमें आया था। अब नेक्स्ट वाला में आप 1 ml डालो, जो कि पहले से 9 ml रखा था NS, तो वो उसमें 10 आया। अब फिर आप 10, अब ये जो आप देख रहे हो 10 ml में सिर्फ 10 माइक्रोब्स है, जो कि इस 1 ml की वजह से आया है। ये ऐसे करके डाला गया। अब जो आपको यहाँ डालोगे 1 ml, मीन्स कि 1 ml में सिर्फ एक माइक्रोब्स है, इस वाले ट्यूब में सिर्फ आपको एक स्पीसीज, एक बैक्टीरिया मिल गया। अब उसको प्लेट में डालोगे। वो प्लेट में कैसे डालते हैं हम लोग? पोरिंग मेथड आता है और स्प्रेड मेथड आता है, उससे हम लोग आगे देखते हैं। प्रोसेस आप देख लो, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा हो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सो प्रिपरेशन क्या करना है? सबसे बहुत ज़्यादा टेस्ट ट्यूब ये सब लिए, सीरियल डाइल्यूशन किए, मतलब एक के बाद एक के बाद डालते गए। इसके बाद आपको प्लेटिंग करना है, उसके अंदर आप डालोगे जो कि अगार हो, ऑन टू अगार प्लेट, उस प्लेट पे आपको डाल देना है क्लोनी आइसोलेशन, मतलब अब यहाँ पे जो ग्रो करेगा वो एक होगा। वहाँ के बाद आप स्पेसिफिक जान पाओगे कि हाँ ये टीबी का बैक्टीरिया फिर किसका है। अब आगे आपको जैसे एंटीबायोटिक ये सब ढूंढना रहता है, फिर कोई और काम करवाना होता है, तो हम लोग न्यूट्रिएंट अगार ब्रॉथ लेते हैं और उसमें और अच्छे से अब आप जाना पहचाना करवा रहे हो, तो ये प्योर कल्चर इस्टाब्लिश, मतलब पूरा एक कॉलोनी बनाया जाता है। बेसिकली ध्यान यहाँ तक ही देना है कि हाँ ये हमें पता आइसोलेटेड मिल गया। ये बेसिकली ध्यान कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, जो कि अगले वाले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ कि क्योंकि ट्यूब डाइल्यूशन है तो लिक्विड का कैसे यूज किया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट है। ध्यान बस आप नहीं समझ में आए तो यहाँ तक ध्यान रख लेना कि कॉलोनी आइसोलेशन यहाँ पर हमें एक मिल चुका है। ये जो मैं आपको बताई कि डाइल्यूशन से जो एक प्लेट में डाला गया था, उसके लिए 2 टेक्निक है, पोर कल्चर टेक्निक और स्प्रेड वाला। पोर कल्चर टेक्निक में बस इतना आप ध्यान रखना कि एक प्लेट मतलब पेट्री डिश लिया जाएगा, सबसे पहले सैंपल को डाला जाएगा, तब इस पर जो जैसे आपको बताइए कि अगार जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पहले उसे लिक्विड बनाया जाता है, तो उसी लिक्विड फॉर्म में इसे डालना है। मतलब लिक्विड बना के तब सॉलिड किया जा रहा था, तो वो नहीं करना है, लिक्विड फॉर्म में इस पर डाल देना है। अब डाल दिए तो, और स्प्रेड में आप देखोगे कि पहले से अगार रहता है और उसके ऊपर अलग सैंपल को डाला जाता है, तो वो स्प्रेड होता है। पोर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को उड़ेल रहे हो तो दोनों चीज़ें लिक्विड फॉर्म में और आप डाल रहे हो। कई बुक में आपको मिलेगा साथ में डाला जाता है सैंपल और अगार को, और कई बुक में मिलेगा कि पहले सैंपल को डाला जाता है तब अगार को डाला जाता है। आप दोनों याद रख लीजिएगा।
सो क्या हो रहा है, पिपेट किसको बोलते हैं, सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ। पिपेट के हेल्प से सैंपल को सबसे पहले पेट्री डिश में डालें, पेट्री डिश है, और फिर आपने लिक्विड न्यूट्रिएंट जो अगार है उसको आप पोर कर रहे हो, फिर आप स्विर्ल कर रहे हो, मतलब कभी स्विर्ल वाला गूगल करके देखना पानी का कि कैसे होता है, तो उस तरह से आपको मतलब ऐसे घुमाना है, घुमाओगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर आपको उसकी कॉलोनी दिख जाएगी, जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे होगा। बेसिकली एक सीरियल डाइल्यूशन से आप ले लिए हो और वहाँ पे किसी एक का प्योर कल्चर टेक्निक हमें मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या है कि ऑल जितने भी अरेंज ऑल द रिक्वायरमेंट, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव लिखने के बाद है, ये सब सेटअप ये सब आपको लिख लेना है, मतलब लैब तो कोई भी तैयार करके ही रखेगा। इसके बाद सैंपल प्रिपरेशन, ये कॉन्सेप्ट मैं बता दी हूँ कि सैंपल कैसे बनाना है, जो सीरियल डाइल्यूशन जो ट्यूब वाला देखे उस तरह से आप सैंपल बनाए, ताकि एक ट्यूब में बस एक ही बैक्टीरिया है। उसके बाद आप मीडिया प्रिपरेशन करोगे, मतलब जो मीडिया है न्यूट्रिएंट अगार है उसे लिक्विड फॉर्म में आप लाओगे। इसके बाद पेट्री डिश को रखना है स्टेराइल। इसके बाद आप डिस्पेंस कर दोगे, सैंपल को डालोगे और मीडिया को डालोगे। इसके बाद लीड को मतलब पेट्री डिश को क्लोज कर देना ढक्कन से, और इंक्यूबेट करेंगे प्लेट को, मतलब 24 आवर के तक 37 डिग्री सेल्सियस पे से इंक्यूबेट करना होता है। वीडियो जल्दी बनाने के लिए कभी कभी तो वर्ड्स दिखते हैं पर पढ़े नहीं जाते, तो आप समझ लीजिएगा, मे भी आप समझ भी पा रहे होंगे। थर्ड हमारा आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड पहले ही मैं आपको समझा दी कि ये जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली, और ये लेबोरेटरी में ईजी और सिंप्लिसिटी के साथ, मतलब ये बहुत ईजी रहता है। इसमें क्या रहता है कि मतलब आप लिक्विड जो भी चीज़ें हैं पहले से ही सॉलिडिफाई अगार इसमें डाल देंगे इस पेट्री डिश में। इसके बाद आप सैंपल को डालोगे। क्या करना है, पिपेट के हेल्प से, मतलब अगार यहाँ पे है, पिपेट के हेल्प से आप डाल रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, ऊपर से फैला रहे हो क्या चीज़ को, सैंपल में जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी ये एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका नाम है बेंट ग्लास मेटल रोड, जिसका यूज़ करके ऐसे स्प्रेड किया जाता है, और फिर इंक्यूबेट करोगे तो कॉलोनी जो है वो ग्रो, मतलब सरफेस पे ग्रो हो जाएगी। कल्चर प्योर कल्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। क्या कर रहे हो आप, ऑल रिक्वायरमेंट जो भी मीडिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे आप पीपीई का सबका लिखा था, मीडिया में लिखी थी, क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि मीडिया आप साथ में डाल रहे थे पेट्री डिश लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे देखो मीडिया आपको बना के पहले से ही रखना होता है। फिर आप सैंपल डालोगे, फिर स्प्रेडिंग बेंट ग्लास जो मेटल रोड है उससे करोगे, इंक्यूबेट करोगे, मतलब टाइम के लिए छोड़ोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगी। एप्लीकेशन क्या है, उस वहाँ पे भी एप्लीकेशन छोड़ी थी, तो एप्लीकेशन चाहे कोई भी मेथड आए, नॉर्मल सी है कि आपको काम क्या है कि बैक्टीरिया को, जो भी फंजाई हो या फिर बैक्टीरिया हो, क्यों यूज़ कर रहे हो इस मेथड को, आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए। और भी आप लिख सकते हो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी मेथड हो, डाइल्यूटिंग हो, ये कुछ भी हो, सब में आपको ध्यान के कैलकुलेट नंबर, कितना ग्रोथ हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो देखना है, ग्रोथ कर्व ये सब देख सकते हो, ये सब एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि प्योर कल्चर हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आप सब में लिख सकते हो कि इसका क्या यूज है, कि आइसोलेटेड चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर फंगाई हो, अकेले को अलग करना। लास्ट स्ट्रिक प्लेट मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं, सबसे इजी टॉपिक है ये मेथड है। इसमें वो चीज़ें कनेक्टेड थी, सीरियल डाइल्यूशन करके फिर प्लेट पे डाला जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिक का मतलब होता है रेखांकित करना, रेखा इसमें बनाया जाता है, लिटरली मीन्स लॉन्ग थीन लाइन को आपको बनाना है। मेथड क्या है, सिंपल स्प्रेड करना है पेट्री डिश पे, फॉर्म ऑफ लॉन्ग थीन लाइन ओवर सरफेस ऑफ सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया रहेगी उस पर आपको बस लाइन बनाना है। करना क्या होता है कि आप इस तरह से पहले एक लाइन बनाओ, मतलब सैंपल में डाले, इसको आप लूप मान लो, सैंपल में ये लूप है, लूप को आप सैंपल में डाले, यहाँ पे बनाए, फिर आपको फ्लेम के पास थोड़ा सा इसे गर्म करना है, फिर सेकेंड लाइन आपको खींचना है, जो कि कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपको दिख रहा है उस तरह से बना जाना है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो मतलब लूप को सिर्फ गर्म करते जाना है, सैंपल बस आप एक ही बार निकाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इस तरह से जाना है, और लास्ट फिर से आपको फ्लेम के पास जाना है, मतलब जलता हुआ के पास थोड़ा देर रखना है, और फिर से यहाँ पे आप बनाओगे। क्या पता चल रहा है आपको, आप प्योर कल्चर टेक्निक पढ़ रहे हो, तो हमको सिर्फ एक बैक्टीरिया चाहिए, तो आप सोचो कि सैंपल सिर्फ एक ही निकाले थे, और जो यहाँ पे अगार के पास रखे थे आप, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे। सेकंड में आएंगे तो थोड़ा कम होगा, थर्ड में आएंगे तो बहुत कम होगा, और फोर्थ में तो एक दो बस आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए क्या, आइसोलेटेड कॉलोनी आपको बनाना है, एक को आपको आइसोलेट करना है, तो ये यहाँ पे मिल जाती है। क्या है, इनोकुलेशन प्रोसीजर, मतलब लूप से आप डाल रहे हो अगार पे,
फ्लेम लूप बिटवीन अ स्टिक, जो आपको बताइए कि हर एक को बनाने से पहले आपको लूप फ्लेम के पास ले जाना है, फिर सेकंड को बनाना है, फिर थर्ड को बनाना है, फिर फोर्थ को बनाना है। सो और फिर आपको डिस्क्रीट कॉलोनी मिल जाएगा, अकेला सा कॉलोनी फॉर्मेशन आपको लास्ट में लास्ट वाले से मिल जाएगा। प्रोसीजर में कुछ नहीं है, लिफ्ट पेट्री डिस्क आप लेफ्ट हैंड में रखोगे, लूप फुल जो है स्पेसमेन ट्रांसफर सबसे पहले पेट्री डिस्क पे ये बता रहा है कि पेरी फेरी पे आप ये करोगे। इस लाइन में कुछ नहीं है, बेसिकली लूप से आप सैंपल के थ्रू पेट्री डिस्क में जो लेके आए और फिर पेरी फेरी पे सबसे पहले करोगे किनारे पे थिन डिस्ट्रीब्यूटेड थिनली, फिर सेकंड डिफरेंट सेगमेंट में, बेसिकली 4 सेगमेंट में बना लिया जाता है, पहले फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में लूप के रखते रखते आपको बनाना है, फिर आइसोलेट करेंगे कॉलोनी। तो जो लास्ट सीरीज आपने 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे से आपको देखना है ओवर द लास्ट सीरीज ऑफ स्ट्रिक, वहाँ पे आइसोलेटेड कॉलोनी आपको मिल जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही दो वहाँ पे माइक्रोब्स रहेंगे। तो ये था स्ट्रिक प्लेट मेथड, रेखा आप बस ध्यान रख लीजिएगा तो ये आपको याद रहे। लास्ट भी हम लोग देख लेते हैं, ये एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन अगर आप दे रहे हो तो वो मर जाएंगे, तो उनको ग्रोथ करवाना है, उनको अगर पहचान करना है तो कल्चर करवाओगे आप, लेकिन कंडीशन है कि O2 नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मेथड है, बेसिकली वही पढ़ेंगे। एज वी नो द एनएरोबिक जो बैक्टीरिया है आर डेट कैन ओनली सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी वो जिंदा रहेगा जब ऑक्सीजन ना हो। तो कल्टीवेशन ऑफ एनएरोबिक जो है स्टैंड फॉर मेकिंग ऐसा कल्चर इन्वायरमेंट उनको देना है आपको, ताकि वो एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाए। कैसे करोगे आप, वहाँ से आपको ऑक्सीजन कंटेंट को कल्चर मीडियम से हटाना होगा, रिड्यूस करना होगा, तभी ये ग्रोथ कर पाएंगे। इतने में बेसिकली बहुत सारे मेथड है, जिसमें हम लोग 3 मेथड देखेंगे। सबसे पहला आता है कैंडल जार मेथड। कैंडल जार मेथड में क्या होता है कि आप जार ले रहे हो, उसके अंदर बेसिकली ये इसका ढक्कन लगा दिए, आप सील कर दिए, तो सील करते कुछ तो ऑक्सीजन रह जाता है, तो इससे आप कैसे हटाओगे, तो यहाँ पे कैंडल जला दिया जाता है। अब किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो जितने भी ऑक्सीजन रहेगा एक कैंडल कंज्यूम कर लेगा, और जब ये बुझ जाता है ये शो करता है कि यहाँ पे से सारे जो भी ऑक्सीजन थे वो हट गए। तो जो भी यहाँ पे सैंपल रखा जा सकता है, मतलब वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, दोनों, जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा ये ग्रोथ कर लेगा। तो वही है कैंडल जो है फ्लेम कंज्यूम सारे को खत्म कंज्यूम कर लेगा, खा जाएगा, जिसकी वजह से एनारोबिक माइक्रोब्स ग्रोथ कर पाएंगे। इस तरह से एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्टीवेशन करवाया जाता है। सेकेंड मेथड है एनारोबिक जार मेथड। इसमें जार लिया जाएगा, ऊपर से पैलेडियम सील्ड प्लेट रहता है। ये क्या काम है आपको बताती हूँ। इसमें जो है इन्वेलप रहता है, जिसके अंदर NaCO3 और NaBH4 रहता है। ये क्या करता है, इसके अंदर इनकी रिएक्शन की वजह से CO2 और H2 जनरेट होता है। CO2 ये बैक्टीरिया ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको O2 नहीं चाहिए। ये बैक्टीरिया कंज्यूम कर लिया। H2 का क्या होगा, जो पैलिडम कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जिससे O2 यहाँ पे जो भी है वो उसके साथ रिएक्ट करके वाटर में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण O2 हट जाएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के इनसाइड जार, कन्वर्ट H2 जिससे एनारोबिक कंडीशन मिल गई इसे। आपको पता कैसे चलेगा, वहाँ तो कैंडल से पता चल रहा था। यहाँ पे एक रहता है मिथाइलिन ब्लू, जिससे अगर वो कलर लेस हो गया वो शो करता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे एब्सेंस है। लास्ट मेथड आ जाता है एनारोबिक चेम्बर। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये ऐसा चेम्बर ही बनाया गया है जिसमें ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। एनारोबिक इंक्यूबेशन सिस्टम है, इसमें ऐसा है कि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट देता है। इसमें 2 ग्लव्स रहते हैं, ये मैनिपुलेशन करना होता है। यहाँ पे आप हाथ मतलब डालोगे निकालोगे। ईयर लॉक होता है, इनर एंड आउटर डोर अलग से होता है, जो कि ईयर लॉक होता है, मतलब सैंपल डाल रहे हो निकाल रहे हो, ये ऐसा है कि ईयर को नहीं जाने देगा। तो ये है एनारोबिक चेम्बर। इसमें आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इस सिस्टम ही ऐसा तैयार किया गया है जिसमें ऑक्सीजन रहे ही ना। तो ये था हमारा एनारोबिक कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन सब का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, नंबर शो हो रहा होगा। उसका फीचर मैं आपको बता देती हूँ, पूरा टॉपिक कंटेंट रहेगा। इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, आपको भी ये नोट्स बनाने में टाइम लग जाएगा। आप पूरा नोट्स ना बनाओ, अपने से लिखना भी ज़रूरी होता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसमें बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है जो कि हेल्प करेगा। साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के साथ वहाँ मैं आपको दूँ, तो आप उसे भी परचेस कर सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यूनिट 3 में हम लोग मिलेंगे। जिनको भी वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट मी। थैंक यू।